हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम आरआरबी एनटीपीसी टीयर 1 यूजी 2025 जो अभी 4 दिन पहले समाप्त हुआ है ये एग्जाम, उसमें जितनी भी शिफ्ट में इकोनॉमिक्स के जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि कल ही इसकी आंसर की आई है और आंसर की आई है तो आपको ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो गए हैं इकोनॉमिक्स के। आरआरबी एनटीपीसी में टीयर 1 में जो क्वेश्चन 4-5 दिन पहले ये एग्जाम खत्म हुआ है पूरा, तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं इस पूरे वीडियो लेक्चर में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस लेक्चर में हम जितने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 150 प्लस क्वेश्चंस हैं ये, और इसी लेक्चर में मैंने 1 साल पहले अपनी जो क्रैश कोर्स की इकोनॉमिक्स की हमारे आरबी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो पड़ी हुई वीडियो है, जो वीडियो मैंने बनाई थी क्रैश कोर्स की, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं उस वीडियो में जो 1 साल पहले आपकी डाली हुई है आरबी के यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप देख सकते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन जो उस वीडियो में पहले से अवेलेबल है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो मैं टिक करता जाऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आपका बाहर से है, करंट अफेयर से, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर से बहुत जो है इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है ना, क्लोज रिलेशन होता है। तो मैं आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा मतलब 100 प्लस क्वेश्चन 150 में से आपको उस लेक्चर से, जो हमने 5-5.5 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पे डाला हुआ है क्रैश कोर्स का, वहां से आपको मिल जाएगा। 100 प्लस कितना होगा आप नोट करते जाना, मैं बताता जाऊंगा। और ये हमारा 1 साल पहले का वीडियो, आज का वीडियो नहीं है, जो आपको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। अभी यहाँ पे स्लाइड्स में आ जाएगा ये वीडियो। ये वीडियो है आपका कंप्लीट इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स का वीडियो है। 5 घंटे 41 मिनट का वीडियो मैंने आपको पढ़ाया, 1 साल पहले का ये हमारा वीडियो है। 1.7 लाख व्यूज हैं और ये 1 साल पहले का वीडियो। इसी वीडियो में 5 घंटे 41 मिनट की वीडियो आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो मैं बताऊंगा हमने ये पढ़ाया है वो इस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन। मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया है फॉरेन ट्रेड, और मैंने एलपीजी रिफॉर्म्स भी पढ़ाया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और मैंने ये भी लिखवाया था ग्लोबलाइजेशन का लीडर कौन है, डब्ल्यूटीओ। कौन पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है, आंसर क्या हो गया, डब्ल्यूटीओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the projected annual growth rate of India UK bilateral trade under the new FTA? ठीक है, अब ये करंट अफेयर का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसी साल क्या हुआ है, इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड डील फाइनल हुई। आपको पता होगा भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी 2-3 महीने पहले, एग्जैक्टली याद नहीं है, 2-3 महीने पहले की बात है, यूके की विजिट पे गए थे और वहां पे एफटीए साइन हुआ था, शायद 1-2 महीने पहले की बात है। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्लियर। लेकिन यहाँ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली किसके साथ इंडिया का एफटीए हुआ है, तो वो आंसर क्या होगा भैया, इंडिया का यूके के साथ एफटीए हुआ है। इसी 2020 के बाद और किसके साथ एफटीए हुआ है, इंडिया का यूएई के साथ एफटीए हुआ है। और किसके साथ एफटीए हुआ है, हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। तो ये रिसेंटली हमारे उन देशों के साथ हुए क्या है, एफटीएज हैं, तो उनका आपको याद रखना है, क्लियर। तो ये कह रहा है कि जब हमारा एफटीए होगा तो दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड होगा उसके कितने परसेंट बढ़ने की संभावना है। आंसर इसका 15% है, लेकिन अभी आपसे कोई पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, क्लियर। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किन देशों के साथ भारत का क्या हुआ है, एफटीए हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर पढ़ाया हुआ है मैंने, पब्लिक सेक्टर है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी, मैंने ये सब कुछ आपको पढ़ाया है। इंडियन इकोनॉमी का नेचर 1947 मैंने आपको कंपैरिजन करके पढ़ाया हुआ है,
47 से 91 का इकोनॉमी, और 91 में मैंने ब्रेक किया क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स अडॉप्ट की हमने, तो 1991 से आज तक की इकोनॉमी ये मैंने पूरा आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पब्लिक सेक्टर की भूमिका कहां पर बेस्ट डिस्क्राइब करता है, किसमें? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की मेन भूमिका थी? नहीं। क्या डोमिनेट इन कोर एंड हैवी इंडस्ट्रीज? तो मैंने बताया था भारत में जितनी भी इंडस्ट्री थी 1991 से पहले लगभग 90% क्या था, वो पब्लिक सेक्टर होता था, और सारी हैवी इंडस्ट्री और सारी इंडस्ट्री किसमें थी? पब्लिक सेक्टर में थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंटरजनरेशनल इक्विटी? ये टर्म पूरा मैंने समझाया हुआ है, क्लियर है? इंटरजनरेशनल इक्विटी ये कब समझाया मैं आपको, वो भी याद दिला देता हूं। जब मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था इंटरजनरेशनल इक्विटी। जब मैंने आपको बैंकिंग पढ़ाते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास बताया था, तब मैंने ये टर्म बताया था इंटरजनरेशनल इक्विटी। उस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। इंटरजनरेशनल इक्विटी मैंने बोला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट होती है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जो इको फ्रेंडली होता है, और इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ऐसा होता है कि हम ऐसी इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज करें कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी क्या हो, अवेलेबल हो। तो आंसर आप पढ़ सकते हो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग प्रेजेंटेड नेशंस, फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग वेरियस इनकम ग्रुप्स, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वेस्ड पॉपुलेशन, और चौथा फेयर यूज ऑफ रिसोर्सेज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। बात किसकी हो रही है? फ्यूचर जनरेशंस की। आंसर आपको क्या मिल गया? डी इसका आंसर मिल गया। क्लियर है? चलिए अगला, मेजर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत फेमस है, पढ़ाया मैंने इंडेक्स, ये करंट में भी पढ़ाया मैंने और ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? यूएनडीपी। कितने पैरामीटर होते हैं इसके? 3 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर क्या होता है? हेल्थ से रिलेटेड होता है, वो कौन सा होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है, जीवन प्रत्याशा वर्त के समय। दूसरा एजुकेशन से रिलेटेड होता है, और वो क्या होता है? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होता है, ये मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ है। और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम। आंसर क्या पूछ रहा है? इन तीनों में कौन सा यूज किया? पॉपुलेशन डेंसिटी यूज किया जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लग्जरी गुड्स देखा जाता है, मंथली सैलरी, जीडीपी पर कैपिटा इन परचेजिंग पावर, यूएस डॉलर। आंसर हो गया डी। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, करंट में भी पढ़ाया हुआ है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग। पिछले 3-4 साल से निकालना शुरू किया है इसने। क्लियर है? और इसमें एक पॉवर्टी को एचडीआई जो है उसी का, एचडीआई जो है इसी का एक्सपेंडेड वर्जन है। ये एक्सटेंडेड वर्जन क्या है? एचडीआई में 3 इंडिकेटर थे, इसमें इंडिकेटर्स कितने कर लिए गए हैं? 10, और वो 10 के 10 इंडिकेटर्स मैंने बताए थे। 2 एजुकेशन में थे, 2 हेल्थ में थे, और 6 लिविंग स्टैंडर्ड में थे। ये मैंने आपको सारा पढ़ाया हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट है? नहीं। हेल्थ था, एजुकेशन था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। कौन सा नहीं था ये पूछ रहा है, आंसर क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। अभी तक सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे नोट से हैं, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के समय भारतीय इकोनॉमी का नेचर। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर कोई नहीं भी पढ़ा होगा तब भी बता देगा। क्या था? क्या खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता थी? बिल्कुल गलत है। हाई इंडस्ट्रियल, क्या बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन था? वो तो आज भी नहीं है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, गलत हो गया। हाई अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी बेरोजगारी थी, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो भैया आज भी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नहीं भी पढ़ोगे तब भी आंसर निकाल दोगे। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई कैन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मैंने ये जीईआर पढ़ाया, समटाइम्स एक्सीडेड 100%, ज्यादा हो जाता है। भारत का जीईआर प्राइमरी एजुकेशन में ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन में लगभग तेजी से बढ़ रहा है। हायर एजुकेशन में मैंने बताया हमारी खुद की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका टारगेट ये है हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसको बढ़ाना। होता क्या है मैंने बताया, प्राइमरी से सेकेंडरी में
बच्चे पास हुए तो कितने बच्चों ने एनरोल कराया प्राइमरी से सेकेंडरी में और सेकेंडरी से हायर एजुकेशन में, ये है। तो ड्यू टू स्कूल मर्जर्स इन रूरल एरियाज क्या जीआर बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि मर्जर कर दोगे लेकिन बच्चे तो उतने ही। ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, नहीं। अब वो अगला, ड्यू टू एनरोलमेंट ऑफ लर्नर्स आउटसाइड ऑफ द ऑफिशियल एज ग्रुप, जिस एज ग्रुप में आप निकाल रहे हो उसमें ऑफिशियली लर्नर्स ऐड हो जाए, बिल्कुल सही है। बिकॉज ऑफ द एरर्स इन द सेंसस डाटा, नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं हो सकती। आंसर क्या हो गया? सी। क्लियर? आगे बढ़ते। इन पोस्ट 1991 डिसइन्वेस्टमेंट, ये पूरा डिसइन्वेस्टमेंट समझाया है मैंने, पूरा टॉपिक आपको समझाया पढ़ाया है। डिस मैंने बताया है, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकालना, और इसके लिए डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करता है दीपम, ये भी बताया मैंने। क्लियर है? तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जब सरकार अपनी एसेट बेच दे और पैसा मिल जाए। आंसर क्या हो गया? इंक्रीज टैक्सेस, इंक्रीजिंग फॉर रिड्यूसिंग फॉरेन ट्रेड, गलत हो गया। सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स इन द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, आंसर हो गया 9 का सी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन जो है करंट अफेयर को छोड़ दोगे तो हमारे सारे क्रैश कोर्स वाली वीडियो से हैं। ऑफिसर्स बैच में बहुत डिस्क्राइब तौर पर उससे पढ़ाया मैंने, और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हिस्ट्री में पढ़ाए होंगे मैंने, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज्योग्राफी में पढ़ाए होंगे। क्लियर है? आप जोड़ते जाना कितने क्वेश्चन, मोर देन 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब वो कितने जाएंगे, 130 जाएंगे, 40 जाएंगे, ये आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ सर्विस सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टॉप रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इक्विटी? एफडीआई मैंने आपको पढ़ाया क्या होता है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2024-25 में। एफडीआई जो भारत में आया, विदेशों से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, वो सबसे ज्यादा किस सेक्टर में आया? ये मैंने आपको जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा रहा था, इंडस्ट्री पढ़ा था, तो मैंने बताया था भारत में 1991 के बाद सबसे बड़ा जो सनराइज सेक्टर हुआ है, सबसे तेजी से जो सेक्टर आगे बढ़ा है वो सर्विस सेक्टर है, आईटी सेक्टर सर्विस सेक्टर है, और उसी में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट सिग्निफिकेंस चेंज डिड द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी के 2025, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सेबी ने 2025 में कुछ डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए, डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, सब मैंने आपको इकोनॉमी में सेबी जब पढ़ाया, मैंने कैपिटल मार्केट पढ़ाया, वहां पढ़ाया। तो नए रूल्स आए हैं, क्या नियम में परिवर्तन किया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन। क्लियर है? इस क्वेश्चन को मैं नहीं भी डिस्कस करूं क्यों चलेगा, क्योंकि ये कोर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर का है, वो हो चुका है इसलिए क्वेश्चन आया है। लिफ्टिंग ऑल ट्रेडिंग रेगुलेशंस टू एनहेंस इंडिया, अच्छा कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस वाली बात क्या होगी कि सरकार जितने भी, सरकार मतलब सेबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रही होगी, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही होगी, और नजर बना के रखी होगी क्या, कंपनियों पे की को वो इन्वेस्टर का, आम जनता का पैसा कोई जो है घपला ना कर ले। विदेशों से आने वाले पैसे पे नजर रखेगी, लेकिन रेगुलेशन कम से कम करेगी, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमने रेगुलेशन को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो लिफ्टिंग ऑल ट्रेडिंग रेगुलेशंस, एनहेंस नहीं भाई, ट्रेडिंग पे रेगुलेशंस को सरकार बढ़ाएगी क्या, सेबी बढ़ाएगी क्या? ऐसा तो नहीं होगा। अगला, इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स ऑन ओपन पोजीशंस इन द इंडेक्स ऑप्शंस टू रिड्यूस ट्रेडिंग रिस्क, ट्रेडिंग रिस्क को कम करने के लिए, व्यापार में जो इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग में रिस्क है उसको कम करने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए क्या करेगी, वो लिमिट लगाएगी। बिल्कुल हो सकता है ये आंसर, क्योंकि काम ही है सेबी का इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, और उसके रिस्क को क्या करना, कम करना। अगला, एलिमिनेटिंग डेरिवेटिव मार्केट एंटायरली, बिल्कुल गलत है। डेरिवेटिव मार्केट को खत्म कर देगी क्या? नहीं। अलाउइंग अनरिस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या विदेशी इन्वेस्टमेंट पे कोई नजर नहीं रखेगी, आने देगी जैसा पैसा आ रहा है, चाहे 1 नंबर का 2 नंबर का, बिल्कुल गलत है, ये भी क्वेश्चन गलत है। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी है, आंसर इसका क्या हो गया, बी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टिमेशन ऑफ इंडियन नेशनल और पर कैपिटा इनकम, कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहा है, ये आप हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हो, ये मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ा है, क्योंकि हिस्ट्री में भी इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो उस समय इकोनॉमिक लेवल पे चल रहा था वो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। क्या है कि द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस समय थी, उसने इंडिया की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को हर साल निकाला। क्या आपने कहीं हिस्ट्री में आंकड़े पढ़े? कुछ नहीं पढ़े हमने। और मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है, दादा भाई नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने ड्रेनेज थ्योरी दी, पहली बार उन्होंने भारत की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। सरकार, ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट तो बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करती थी, पहला गलत। द कॉलोनियल गवर्नमेंट एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम बट नॉट नेशनल इनकम, बिल्कुल गलत है, कोई चीज नहीं करते थे ब्रिटिश अंग्रेज तो।
द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियन नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, यही मैं कह रहा हूँ, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तेजी से आगे बढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की तब समय बात है, सेक्टर कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन नेशनल इनकम, आंसर आंख बंद करके लगा दोगे। स्वतंत्रता के समय भारत एक गरीब देश था, और मैंने बताया है पुअर देशों की इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान क्या था, एग्रीकल्चर का। भारत की 70% जनता किस पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाया मैंने आपको, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाया मैंने, एक आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब आते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, रोड, रेलवे, एक्सप्रेसवे, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स आते हैं, पढ़ाया हुआ है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, पब्लिक एजुकेशन, आंसर मिल गया पहले पे ही। बाकी सब क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइवेटाइजेशन। तो ये एलपीजी की बात कर रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन टर्म पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, इसमें पढ़ाया हुआ है। प्राइवेटाइजेशन एम्स टू इंप्रूव, क्या करता है, इन पब्लिक इंटरप्राइजेस, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, बिल्कुल गलत। ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। पैसा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बढ़ाता है, एफिशिएंसी सब कुछ बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, बिल्कुल गलत है। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बढ़ाता है, बिल्कुल गलत है। आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, 16वां नंबर, क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग, सब बिल्कुल, एक दो क्वेश्चन बच रहे हैं, लगभग सारे क्वेश्चन हम पढ़ाए जो हमने पढ़े हैं उस लेक्चर में, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। प्लानिंग कमीशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और मैंने बताया भी सबसे ज्यादा प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग इन इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, प्लानिंग कमीशन के बारे में बिल्कुल सही बात है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है चेयर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं। मैं पहले ही बता देता हूँ, बाद में प्लानिंग कमीशन कब बना था, पढ़ाया हुआ है, मार्च 1950 में। हेड कौन होता है, पीएम इसके हेड होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होता है जो नॉर्मली एक इकोनॉमिस्ट होता है, और इसकी जगह 1 जनवरी 1900 जो 2015 किसने ली, नीति आयोग ने, सब पढ़ाया हुआ है। और ये कैसी बॉडी थी, मैंने पढ़ाया था, ये कैसी बॉडी थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनी थी, जिसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर से बनी, ये सब पढ़ा है। ये एडवाइजरी इन नेचर होता है, सब पढ़ाया हुआ है। 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा बना एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है, आंसर मिल गया, क्लियर। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे पॉइंट दे रहा है, क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा नहीं बनी है। कैसे बनी है, एग्जीक्यूटिव में पहले ही लिख चुका हूँ, तो ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है। एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने बताया था, एक ऐसी बॉडी होती है गवर्नमेंट ऑर्डर से बनी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एडवाइजरी बॉडी होती है, जो 1950 में बनी, डी इसका आंसर है। अगला देखिए, विच सेक्टर वाज एम्फसाइज्ड इन 8th 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है। सारे 5 ईयर प्लान पढ़ाए हैं मैंने, 12 के 12 5 ईयर प्लान पढ़ाए हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या कह रहा है कि विच सेक्टर वर एम्फसाइज्ड इन 8वें 5 ईयर प्लान में, हमने किस पर ज्यादा ध्यान दिया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने पढ़ाया हुआ है किस पे, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्री। आगे बढ़ो, सारे 5 ईयर प्लान पढ़ाए हैं भैया मैंने। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, मेनली इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे टैक्स पढ़ाए हैं। पार्ट ऑफ द इंडिया फिजिकल कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी, फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है, क्लियर है। और जो है फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी सब पढ़ाया हुआ है आपको। कमेटी रिकमेंडेड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन, वो मतलब एलपीजी 1991 के बाद की बात कर रहा है। कौन सी कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, मैंने बताया नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित थी। दत्त कमेटी, ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया। तारापुर कमेटी मैंने आपको पढ़ाया, ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से संबंधित थी। और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर क्या होगा, केलकर कमेटी, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर चॉइसेस इन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया मैंने, एलपीजी में तीनों पढ़ाए हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पूरी दुनिया के लिए अपनी इकोनॉमी के दरवाजे ओपन कर देना, पूरी इकोनॉमी को दुनिया की अपनी इकोनॉमी से जोड़ देना। विच ट्रेंड रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हमारे इंडियन कंज्यूमर्स पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्या एफएमसीजी का मोनोपोलाइजेशन बढ़ा, बिल्कुल गलत बात है। ओपन किया है तो मोनोपोलाइजेशन कैसे बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। फॉरेन गुड्स भारत में कम हुई, बिल्कुल गलत बात है, जब ओपन कर रहे हैं तो बढ़ेंगी। वाइडर अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स, भारत में पूरी दुनिया से ब्रांड्स आए, बिल्कुल सही बात है। और लेस ब्रांड डाइवर्सिटी, बिल्कुल ज्यादा ब्रांड डाइवर्सिटी थी, आंसर क्या हो गया, सी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लगभग पढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड 5 ईयर प्लान
पहले 5 ईयर प्लान का फोकस एग्रीकल्चर पढ़ाया हुआ है, दूसरे 5 ईयर प्लान का फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट, और तीसरे 5 ईयर प्लान का फोकस एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रियल, दोनों को साथ लेके चलना, सब पढ़ाया हुआ है। आंसर क्या हो गया? हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। आंख बंद करके लगा दोगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज क्लोजली एसोसिएटेड एनपी 1991, पढ़ाया हुआ है कि मैंने लिखा ही है उनको कि राव मनमोहन मॉडल कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स को, और राव मतलब पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। आंसर क्या हो गया? एज इट इज पढ़ाया हुआ है मैंने आपके नोट्स में। अगला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर क्रेडिट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली सिंस लिबरलाइजेशन थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स अनइवन, व्हिच इंस्टीट्यूशन अपेक्स बॉडी फॉर रूरल क्रेडिट इन इंडिया। मैंने आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ाया है, जिसमें सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी, ये सब पढ़ाए हैं मैंने आपको, है ना। जितने भी 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, पांचों मैंने आपको पढ़ाए हैं, और मैंने बताया है रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए काम करता है कौन? नाबार्ड। आंसर क्या हो गया? देख लो भैया, सारे क्वेश्चन पड़े हुए आए हैं। द टर्म, एक क्लास 6 घंटे की ले लोगे, सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। द टर्म लाइसेंस राज मैंने पढ़ा है, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन का मतलब यही था, लाइसेंस कोटा परमिट राज खत्म करना, डी लाइसेंसिंग पॉलिसी, एज इट इज जो बोल रहा हूँ भाई सब लिखा मिलेगा आपको। इंडियन इकोनॉमी में क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेटेड टू द विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्री, सर्विस, फॉरेन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, क्या क्वेश्चन पूछा है? लाइसेंस राज, किसके लिए लाइसेंस राज की बात कर रहा है? तो इंडस्ट्री के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। आंसर क्या हो गया? ए नंबर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री क्यों है? बेसिक मतलब कोर इंडस्ट्री, और मैंने ये आपको पढ़ाया कोर इंडस्ट्री क्या होती है, और 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं भारत में जिनका इंडेक्स भी निकलता है, और एक और इंडेक्स पढ़ाया था आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। और मैंने बताया था जो कोर इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री होती है जो 8 हैं उनका इंडेक्स निकलता है। कोर इंडस्ट्री मतलब, बेसिक इंडस्ट्री मतलब, फाउंडेशनल इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जिनके आउटकम पे डिपेंड करती है बाकी सारी इंडस्ट्री, मतलब जिनसे निकला हुआ प्रोडक्ट बाकी सारी इंडस्ट्री के लिए किसका काम करता है? इनपुट का काम करता है। जैसे स्टील इंडस्ट्री से निकला हुआ स्टील सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है, इसीलिए स्टील क्या है? एक कोर इंडस्ट्री है। कोल क्या है? बिजली बनती है कोयले से, और बिजली एनर्जी हर इंडस्ट्री में काम आती है, तो कोल क्या है? क्या है? एक बेसिक इंडस्ट्री। 8 इंडस्ट्री ऐसी पढ़ाई है, तो आंसर क्या होगा? बिकॉज इट प्रोवाइड एसेंशियल रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड टूल्स टू वाइड रेंज ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। पहले पे ही आंसर मिल गया। अगला देखिए, पढ़ाया हुआ है ये भी। अगला देखिए, प्राइवेटाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाया है, एलपीजी रिफॉर्म्स पूरा। ऐसे लग रहा है एलपीजी रिफॉर्म्स और प्लानिंग से ही सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। और तीसरा पर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर को, जो पब्लिक सेक्टर था उसको प्राइवेट के लिए ओपन कर दिया गया, और जो सरकारी कंपनियां सही से काम नहीं कर रही थी उसमें डिसइन्वेस्ट किया गया, प्राइवेट सेक्टर को उसमें क्या किया? इन्वाइट किया गया। गवर्नमेंट कंपनीज टू प्राइवेट कंपनीज, मेकिंग ऑल जॉब्स गवर्नमेंट बेस्ड, गलत हो गया। नेशनलाइजिंग ऑफ बैंक, गलत हो गया। गिविंग मोर सब्सिडी टू फार्मर, गलत। आंसर क्या हो गया? कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इकोनॉमिक सिस्टम डोमिनेटेड, क्वेश्चन पूछ रहा है विच इकोनॉमिक सिस्टम डोमिनेटेड इंडिया ऑन द ईव ऑफ, 1947 में इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? देखिए, सोशलिस्ट प्लांट इकोनॉमी थी, मिक्स इकोनॉमी थी, तो ये आंसर तो नहीं होगा, पढ़ाया हुआ है मैंने। क्या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन था? तीसरा औपनिवेशिक कृषि अर्थव्यवस्था थी, और चौथा ग्लोबल फ्री मार्केट था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। आंसर क्या है? एग्रीगेरियन जो इकोनॉमिक थी। क्लियर है? अगला बोलो। अगला देखिए, विच सेक्टर एम्प्लॉयड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया टू, वो कौन सा सेक्टर था जो भारत की इकोनॉमी में आजादी के दिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था? आपको पता है कौन? गरीब देशों की इकोनॉमी कैसी पढ़ाई है? एग्रीकल्चर इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर किसका पार्ट होता है? प्राइमरी सेक्टर, पढ़ाया हुआ है आपको। तो टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर नहीं, प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर। आंसर मिल गया। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, एक एक क्वेश्चन आपका दिख रहा है पढ़ाया हुआ, और मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो वीडियो जाके देख सकते हो, 1 साल पहले का पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी यूज है आरबीआई फॉर मॉनेटरी पॉलिसी के?
टूल्स की बात कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी पूरा बैंकिंग पढ़ाया है, क्वांटिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल पढ़ाए हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ सब पढ़ाया हुआ है आपको। डायरेक्ट टैक्स फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, पढ़ाया है। टैरिफ रेट फॉरेन ट्रेड का पार्ट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव फॉरेन ट्रेड का पार्ट है। आंसर क्या हो गया? रेपो रेट। एक एक क्वेश्चन आपके नोट से है, आपकी क्लास से, सिर्फ 6 घंटे वाली जो क्लास क्रैश कोर्स की देख जाओगे वहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मिक्स इकोनॉमी इन्वॉल्व बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑनरशिप पढ़ाया हुआ है। मिक्स व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इंडियन मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, भारत की मिक्स इकोनॉमी पूरा फीचर्स पढ़ाए हैं। क्या है? फोकस ऑन कंजप्शन, फुल प्राइवेटाइजेशन कैपिटलिस्ट होता है, एब्सेंस ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग का अभाव है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस इन कोर इंडस्ट्रीज, अब तो ये खत्म हो गया 1991 के बाद। फोकस ऑन कंज्यूमरिज्म गलत हो गया। उपभोक्तावाद किसी से जुड़ता है? कैपिटलिज्म से जुड़ता है उपभोक्तावाद, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? और लाइसेंसिंग, एलपीजी रिफॉर्म्स में हमने लिबरलाइजेशन से डी लाइसेंस ही तो किया था, पढ़ाया हुआ है तो 29 का आंसर क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग का अभाव। अच्छा, लेकिन ये पूछ रहा है अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन्वॉल्व्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप, व्हाट वाज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियन मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल? क्या था उस समय जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं अपनाए थे, तब का पूछ रहा है। ये आज का आंसर है, ये तब का पूछ रहा है भैया, तब का पूछ रहा है तो आपको आंसर एलपीजी रिफॉर्म से पहले का पूछ रहा है। ठीक है, आज के में ये आंसर होगा एब्सेंस ऑफ लाइसेंसिंग, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म से हमने लाइसेंसिंग डी लाइसेंस कर दिया। लेकिन वो पूछा है पहले का, क्या उपभोक्तावादी था? नहीं। सोशलिस्ट की तरफ झुका हुआ था? फुल प्राइवेटाइजेशन था? नहीं। लाइसेंसिंग थी? बिल्कुल थी, तभी तो डी लाइसेंस किया 1991 में। पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस इन कोर इंडस्ट्रीज, सब कुछ सरकारी इंडस्ट्रीज थी ज्यादातर, मोस्टली 90% यही पढ़ाया था। आंसर क्या हो गया? डी। तो वो 1991 से पहले पूछ रहा है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर डिलाइट हाउ मच विल एआई इन हेल्थ केयर बूस्ट इंडिया जीडीपी बाई? ये करंट का क्वेश्चन है, इसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना नहीं है। वो कह रहा है कि एआई का जो सेक्टर ओपन हो रहा है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को कितना बढ़ा देगा, जीडीपी को कितना ऐड कर देगा 2025 तक। मतलब एआई जो है एक नया इकोनॉमी का एक नया सेक्टर ओपन होकर आ रहा है जो इकोनॉमी को एनहेंस कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, वो पूछ रहा है। आंसर क्या है? जो डिलॉयट का आइडिया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 25 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास इंक्रीज होने की संभावना है इससे। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, tariff reforms were central to the liberalization of trade, what happened to impact of tariffs after 1991? के बाद की बात कर रहा है, मतलब क्या अडॉप्ट हो चुका है? एलपीजी रिफॉर्म्स, इट रिमेन्ड अनचेंज्ड, गलत। इट इंक्रीजेस, और बता दो टैरिफ क्या हुए होंगे? कम हुए होंगे, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट कर लिया। इट ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। इट वाज रिप्लेस्ड विद इंपोर्ट बैन्स, आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? विच इनिशिएटिव इंटेंड टू एनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट को कौन सा इनिशिएटिव सरकार ने लिया है? स्टार्टअप इंडिया? नहीं, ये इनोवेशन के लिए लिया गया है, 2016 में शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया, बिल्कुल सही है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, ये भी नहीं है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, आपको पता है 2014 में शुरू किया मोदी जी ने मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स, भैया कितने क्वेश्चन पूछेगा, एक ही टॉपिक अच्छे से आता है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ाया हुआ है। निजीकरण का मुख्य रूप से क्या था? निजीकरण का मतलब क्या था? सेलिंग गवर्नमेंट शेयर। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना? ऑप्शन रिपीट हो गया। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर सब्सिडीज, नहीं। नेशनल, ये भी नहीं है। बैंक इंटरेस्ट रेट, नहीं है। अच्छा, ऑप्शन आंसर सेम है, आंसर वाला ऑप्शन सेम है, बाकी 3 ऑप्शन चेंज कर दिए और एक नया क्वेश्चन बना दिया है। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया हुआ है, सारे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया है मैंने। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, सब पढ़ाया हुआ है। अ वर्कर लूजिंग देयर जॉब ड्यू टू रिसेशन, a worker choosing not to work due to lack of job opportunities, a worker being unable being unable to find a job due to discrimination, नहीं। a worker being unable to find a job due to lack of skills and new
एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज। स्ट्रक्चरल मैंने क्या पढ़ाया? स्ट्रक्चरल मैंने एग्जांपल बताया था आपको। क्या बताया था? किसी इकोनॉमी में करप्शन हो तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट होता है तो कम स्किल्ड वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ज्यादा स्किल चाहिए तो वो क्या है? स्ट्रक्चरल। जीएसटी आया, मैंने बोला स्ट्रक्चरल चेंज था, तो शॉर्ट टर्म में रोजगार कम होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़िया होता है, रिफॉर्म होता है तो रोजगार बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखिए। एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरा टॉपिक पढ़ा है। एसईजेड एज इट इज पढ़ा हुआ है। एसईजेड पॉलिसी कब आई, एसईजेड एक्ट कब आया, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। एसईजेड में क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ पढ़ाया है। व्हाट इज द प्राइमरी इंसेंटिव ऑफर टू फर्म्स ऑपरेशंस ऑपरेटिंग इन एसईजेड? एसईजेड में क्या होता है, सरकार क्या फायदे देती है, ये मैंने आपको बताया। तो मैंने बताया था एसईजेड में टोटल प्रोडक्शन का 75% एक्सपोर्ट करना होता है। और भारत का पहला एसईजेड मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का कांडला गुजरात में 1965 में बना था। और सरकार उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देती है। सरकार जो वहाँ लेबर लॉ जो होते हैं बहुत सख्त, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होते हैं, लिबरल रखे जाते हैं। टैक्सेशन बहुत ईजी रखा जाता है जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सके। क्या स्ट्रिक्ट लेबर लॉ होते हैं? गलत। हायर इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं? बिल्कुल नहीं। एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो कम होंगी। टैक्स हॉलीडेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देती है सरकार? बिल्कुल सही। बैन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं। आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। Which major Indian company was privatized in 2000 under the Government of India disinvestment policy? इनमें से कौन सी इंडस्ट्री प्राइवेटाइज हो चुकी है 2000 में के दशक में? अब ये कॉमन सेंस वाली बात है। देखो, क्या बीएसएनएल आज सरकारी है प्राइवेट है? आप कहोगे सरकारी है, तो ये तो प्राइवेटाइज नहीं हुई। मारुति उद्योग प्राइवेट है सरकारी है? आप कहोगे ये तो प्राइवेट कंपनी है। तो आंसर तो मिल गया। इसरो सरकारी है, एलआईसी सरकारी। आंसर क्या हो गया? बी। अब इसको किसी को पढ़ने की जरूरत थोड़ी नहीं, अखबार पढ़ते हो, कॉमन सेंस वाली बात है, पता चल जाएगा आंसर। अगला देखिए। टूरिज्म इज क्लासिफाइड एज टर्सरी एक्टिविटी बिकॉज टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर पढ़ा है। टूरिज्म एक सर्विस इंडस्ट्री है इसीलिए टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स गलत। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पीपल, यही आंसर 33 का बी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए। डब्ल्यूटीओ का मेंबर, डब्ल्यूटीओ पूरा टॉपिक पढ़ाया आपको और बताया 1 जनवरी 1995 को जब डब्ल्यूटीओ बन रहा था उसी दिन भारत इसका फाउंडिंग मेंबर बन गया था। एक एक क्वेश्चन, अभी तक 2 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं है जो हमने पढ़ा नहीं है, सब कुछ उसी वीडियो लेक्चर में से है। अगला क्वेश्चन देखिए। करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन है जो छूट रहे हैं बस। When the monetary policy framework agreement signed between the government of India and Reserve Bank, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, हाँ ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डेट का क्वेश्चन है ये। चूंकि डेट का क्वेश्चन है तो डेट का क्वेश्चन मैं उसमें नहीं पढ़ाया। इसका आंसर है 20 फरवरी 2015। क्लियर? ये क्वेश्चन हटा सकते हो कि भाई चूंकि ये एक एग्रीमेंट था भारत सरकार और जो है आरबीआई के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी का, तो वो कब साइन हुआ ये डेट पूछ लिए, तो वो डेट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। 1991 के जो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे उसमें किस इंस्टीट्यूशन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? तो मैंने बताया था, क्या पढ़ाया था? बीओपी क्राइसिस था। और बीओपी क्राइसिस के समय आईएमएफ मदद करता है और आईएमएफ के साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने भी मदद की थी। तो वर्ल्ड बैंक नहीं भी पता हो आईएमएफ पता हो तो आंसर मिल जाएगा क्या? यूनिवर्सल वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर टू एज यूनिवर्सल इंटरमीडिएट। इंफ्रास्ट्रक्चर को यूनिवर्सल इंटरमीडिएट क्यों कहा जाता है? आपको मैंने पढ़ाया है फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी ग्रोथ को, उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। रोड, रेलवे, एक्सप्रेसवे, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी जितनी ज्यादा बनेगी उस देश में उतना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा होगा। तो वो यही पूछ रहा है। इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर, प्रॉफिटेबल की बात नहीं, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली ऑल गुड्स और सर्विस। बिल्कुल है, बिना इसके गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये हो सकता है। इट इज यूनिवर्सली अवेलेबल इन एवरी कंट्री। भैया सब कंट्रियों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो सब अमीर नहीं हो गए होते। इट कनेक्ट्स अर्बन और रूरल एरियाज। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट करता है। तो ये पॉइंट हो सकता था, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सारे गुड्स और सर्विस इसी पे बेस्ड होते हैं। तो बी इसका क्या हो गया?
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड अंडर द यूजुअल स्टेटस, किसको अनएम्प्लॉयड कहा जाता है अंडर द यूजुअल स्टेटस, क्लियर है, ऑप्शन पढ़िए, समवन वर्किंग वन डे इन अ वन वीक उसे अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट में ही पढ़ा है, समवन रिटायर्ड फ्रॉम वर्क उसे कहा जाएगा, ये नहीं, वन डे एक वीक में एक दिन अगर रोजगार कर रहा है तो उसे कहा जाएगा समवन नॉट वर्किंग बट सीकिंग वर्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मिल गया आंसर, मैंने बोला था अनएम्प्लॉयमेंट जिसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जो व्यक्ति हाथ पैर मार रहा है बहुत लंबे समय से, कोई भी रोजगार करने के लिए तैयार है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिला, डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, आंसर क्या हो गया 42 का, सी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर पढ़ा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, एक सर्विस सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है, नहीं होगा, टीचिंग सर्विस का पार्ट है, ये हो गया, माइनिंग प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बताया मैंने, मेटल्स और नॉन मेटल्स की माइनिंग, फार्मिंग एग्रीकल्चर प्राइमरी का पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सारे क्वेश्चन भैया पढ़ाए हुए हैं। अगला देखिए, which of the following is considered a major social development outcome of the India's 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स में इतने क्वेश्चन पूछे हैं, हद से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, क्या है, इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसने किया, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट भारत का बड़ा घटा क्योंकि सरकार की फिस्कल स्थिति क्या हुई, अच्छी हुई, क्योंकि जैसे किसी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी जितनी तेजी से आगे बढ़ती है सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, पॉवर्टी रेट भारत में बढ़ा है घटा, घटा ऑब्वियसली, तो ये भी गलत हो गया, भारत में जो है डिक्रीज इन लिटरेसी रेट, साक्षरता की दर बढ़ी है घटी, घटी है बढ़ी है, बढ़ी है, तो आंसर क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड अ प्लान अप्रोच टू बिल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था, एग्रीकल्चर, आंसर लगा दो, कहां मिल गया, सारे 5 ईयर प्लान लिखवाए हैं, फोकस क्या था। अगला क्वेश्चन देखो, which of the following was among the first financial institution in India to receive an in principal approval from the Reserve Bank to set up bank in the private, पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा आरबीआई ने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले प्राइवेट बैंक बने थे वो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ऑफ इंडिया, बताया भी था मैंने बैंकिंग पढ़ाते समय, आंसर क्या हो गया, एचडीएफसी लिमिटेड इसका आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन मोस्ट इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बताया मैंने दो टाइप की पढ़ाया हुआ है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देगी और डिसगाइज्ड, पूरी अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले यही स्टार्ट किया था मैंने, देख लो, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देगी, साइक्लिक नहीं, स्ट्रक्चरल नहीं, सीजनल भी दिखाई देगी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब इसमें दोनों दिखाई देंगी लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इंडियन एग्रीकल्चर में गैर बुवाई सीजन के दौरान, तो मैंने बताया था सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बुवाई और कटाई के समय किसान खेतों में बिजी है, बाकी टाइम फ्री है, इसी को कहते हैं क्या, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर क्या हो गया भैया, सीजनल, वैसे दिखेगा और क्या, डिस्गाइज्ड भी पढ़ाया हुआ है मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, what is the one key indicator of economic development that showed a consistent improvement in the India's 1991 का रिफॉर्म, फिस्कल डेफिसिट, ब्लैक मनी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा बड़ा, आज चौथे नंबर पे आ गए हैं, लगभग $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास, क्योंकि विदेशों से इकोनॉमी को ओपन किया, एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाया, विदेशों से खूब इन्वेस्टमेंट आया, भारत के लोग विदेशों में काम करने गए तो वहां से कमा के लाए, डॉलर आया, भारत के इंडस्ट्री ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो एक्सपोर्ट किया तो डॉलर आया, तमाम तरीके से भारत में डॉलर आया। अगला क्वेश्चन देखो, विच सेक्टर इन विटनेस द स्लोएस्ट ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द पीरियड 1947 से 1991 में, किस सेक्टर ने सबसे स्लो ग्रोथ रेट को देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर, सर्विस, सबसे 1947 से 91 तक फोकस ही किस पे था, एग्रीकल्चर, इसी की ग्रोथ रेट क्या रही, कम रही, और चूंकि पूरी इकोनॉमी इसी पे बेस्ड थी इसीलिए इकोनॉमी की ग्रोथ भी क्या रही, कम रही, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस में
इंडिया की नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन था? एग्रीकल्चर। आंख बंद करके लगा दो, क्या आंसर हो गया? डी। सब पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया का फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था? इंडिया एक्सपोर्टर था, इंपोर्टर था? इंपोर्टर था, क्योंकि विदेशों से हम खरीदते ही थे, बेचते क्या थे? उस समय गरीबी थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। हाई एक्सपोर्ट था, गलत। बैलेंस ट्रेड था, बिल्कुल गलत। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, बिल्कुल सही। कंप्लीट ट्रेड आइसोलेशन, बिल्कुल गलत। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इस टाइम पीरियड में, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी तो एम्प्लॉयमेंट भी किधर होगा सबसे ज्यादा? एग्रीकल्चर में। क्या क्वेश्चन पूछा है? फॉर लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन विच सेक्टर एम्प्लॉयड लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडिया इस टाइम पीरियड? आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर। कहाँ है? बी आंसर हो गया। बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है भैया। अगला देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अभी बताया था नीति आयोग निकालता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। 10 इंडिकेटर्स होते हैं। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना, उसमें नीति आयोग जो निकालता है उसमें 12 इंडिकेटर्स होते हैं। वो जो क्वेश्चन बताया था मैंने उसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना, अब याद आ गया मुझे। और जो यूएनडीपी निकालता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं। थोड़ा सा उसमें ऐड कर देना। उस समय मैंने 10 बता दिए थे नीति आयोग के। यूएनडीपी जो निकालता है, एचडीआई और यूएनडीपी दो निकालता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और एचडीआई। वो जो 10 इंडिकेटर लिखे थे, 2 हेल्थ, 2 एजुकेशन और 6 लिविंग स्टैंडर्ड, वो यूएनडीपी की था। जो नीति आयोग निकालता है वो 12 इंडिकेटर्स, तो उसमें ऐड कर लेना वो क्वेश्चन में, अभी मुझे याद आया। क्या है? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, न्यूट्रिशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा पार्ट नहीं है ये पूछ रहा है। 10 इंडिकेटर में कौन सा नहीं है? पर कैपिटा इनकम है क्या? नहीं। लिविंग स्टैंडर्ड, न्यूट्रिशन है, ईयर ऑफ स्कूलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। आंसर क्या हो गया? ए। पर कैपिटा इनकम इसका पार्ट नहीं है। 12 के 12 और 10 के 10 इंडिकेटर्स मैंने बताए हुए हैं आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपके नोट्स से ही था, पढ़ाया हुआ है मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनी, उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पे बनी। पूरा इकोनॉमी में पढ़ाया हुआ है मैंने। रेपो और रिवर्स रेपो रेट पे काम करती है। 6 मेंबर्स होते हैं, हेड कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। पूरा पढ़ाया हुआ है। कितने सदस्य होते हैं? आंसर क्या हो गया? 6। 3 आरबीआई के, 3 सरकार के, सब कुछ पढ़ाया आपके नोट्स में। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट आल्सो इन्वॉल्व फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। कब निकाला गया? कौन निकालता है? यूएनडीपी। 3 इंडिकेटर्स होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो मैंने पहले ही बताया था, और पर कैपिटा इनकम। पहला इंडिकेटर का पहला रिपोर्ट कब आई थी? 1919 में। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है कि एचडीआई के बारे में हमें पता करना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूट प्ले मेजर रोल इन सपोर्टिंग लिबरलाइजेशन पॉलिसी में? 1991 का बीओपी, 1990 का बीओपी क्राइसिस था, किसने दिया था सहयोग? एलपीजी रिफॉर्म्स में आईएमएफ। कहाँ पे है? ये आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा एलपीजी रिफॉर्म से ही क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था इकोनॉमी का? सर्विस सेक्टर डोमिनेंस था? बिल्कुल नहीं। हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड लो प्रोडक्टिविटी। आंसर ही मिल गया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बताया हुआ है। कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। क्लियर है? सरकार के पास पैसे की कमी हो तो ये ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी और पैसा लेके आता है, सरकार के साथ कोलैब करता है। आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी कहते हैं इसे। कौन सा मॉडल कहते हैं? पीपीपी। तो आंसर मिल गया, जैसे तुम समझाते टू प्राइवेटाइज ऑल नेशनल रिसोर्सेज, गलत। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इनोवेशन थ्रू प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज, बिल्कुल सही। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेंड वन, ये दोनों गलत। आंसर क्या हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए, इन द पोस्ट रिफॉर्म्स एरा फिस्कल प्रूडेंस बिकम सेंट्रल टू मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज? 2003 में फिस्कल प्रूडेंस को बढ़ाना है, फिजिकल कंसोलिडेशन, बजट में पढ़ाया हुआ है कि फिजिकल डिसिप्लिन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा लाया? सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या लाया गया? एफआरबीएम एक्ट 2003, यही पूछ रहा है। देखिए, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी वजह, आंसर पहला ही मिल गया।
क्लियर है। फेमा एक्सचेंज का है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, क्लियर है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था, ये बैंकों का रेगुलेशन पढ़ाया हुआ है। ये भी कंपनी एक्ट 2013 और 1956 है, ये कंपनियों का रेगुलेशन का एक्ट है, ये भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये भी इसका पार्ट नहीं। आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये आप कह सकते हो, ये हमारे नोट से नहीं है। फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, एग्रीकल्चर मैंने पढ़ा है, लेकिन इसमें फर्स्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में मैंने वहां पे डिक्टेट नहीं किया है। ये आप कह सकते हो, ये हमारे नोट्स का नहीं है। फर्स्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी 2000 में। और मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई, झूठ बोलने का फायदा क्या है, आपके पास वीडियो अवेलेबल है वो, है ना, तो आप उसमें देख सकते हो 1 साल पहले की हमारी जो वीडियो है। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया के पर कैपिटा इनकम सिंस 1991 के रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ है? ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ी है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी होगी। अब ऑप्शन पे देख लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग विदाउट पैटर्न, गलत है। कांस्टेंट डिक्लाइन, घटी है, बिल्कुल नहीं है। नो सिग्निफिकेंट चेंज, बिल्कुल नहीं। ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, बिल्कुल सही। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए और अगले 2 साल में हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी। तो ये तो कॉमन सेंस वाला था, ये तो नहीं पढ़ा होता तब भी आंसर आप। ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज्यादा किस पे इंपैक्ट पड़ा है? माइनिंग पे, आईटी और सर्विसेज पे, रियल एस्टेट। आंसर आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, लेकिन बेरोजगारी ज्यादा होने का कारण क्या है? मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि नॉर्मली, मैंने आपको ये पढ़ाया था, नॉर्मली एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर जाते हैं, फिर सर्विस की ओर जाते हैं। और मैंने बोला था हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में कमी रही, हम एग्रीकल्चर से एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में सर्विसेज पे शिफ्ट हुए और अब हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। तो उल्टा साइकिल हमने अडॉप्ट किया, आईटी और सर्विसेज को ज्यादा ध्यान दिया 1991 के एलपीजी। पढ़ाया हुआ है मैंने। अगला 63 में देखो। लिबरलाइजेशन रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है। व्हाट इज लिबरलाइजेशन 19 प्राइमरली एम टू एलिमिनेट, पढ़ लो, सारा कुछ बता चुका हूँ। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, बिल्कुल गलत। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और कोटा सिस्टम, औद्योगिक लाइसेंसिंग और कोटा सिस्टम को क्या करना, कम करना, बिल्कुल सही है, यही था, डी लाइसेंस करना। बैंकिंग सर्विसेज, एग्रीकल्चर सब्सिडी नहीं, आंसर क्या होगा? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और कोटा राज, लाइसेंस परमिट राज, ये सब मैंने बताया आपको, तो रिड्यूस करना था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। सेवेंथ 5 ईयर प्लान का वॉज द रूरल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली एम्फसाइजेज। सेवेंथ 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था? रूरल कैपिटल फॉर्मेशन एरिया, अर्बन सेंटर्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, फॉरेन मार्केट। आंसर क्या हो गया? रूरल कैपिटल फॉर्मेशन एरिया। आप जितने 5 ईयर प्लान है मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, 12 5 ईयर प्लान में ये मिल जाएगा, आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी, आंसर मिल गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। आंसर आप कहोगे टर्सरी है, सर्विस सेक्टर है तीनों। आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। सब कुछ पढ़ाया हुआ है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए। प्लानिंग कमीशन, मार्च 1950, पूरा प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग पढ़ाया मैंने। नोडल बॉडी फॉर सेंट्रल प्लानिंग इंडिया, चेयरमैन आपका पता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी भी इकोनॉमी में क्या रोल होता है? आप बेसिक जानते हो, सोशल फिजिकल बता चुका हूँ। इकोनॉमी में क्या करता है? लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाता है, सब कुछ ही बढ़ाता है। रोड, रेलवे, एक्सप्रेस वे, हाईवे, पोर्ट, सब कुछ ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। एंटरटेनमेंट और टूरिज्म, लग्जरी कंजप्शन, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक फंक्शनिंग को बढ़ाता देता है। आंसर मिल गया, बात खत्म हो गई। अगला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड ग्लोबलाइजेशन, फिर से ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया। 1991 क्या डिफाइन कर रहा है? पहला, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल पहला ही आंसर मिल गया। इसका मैंने डेफिनेशन में ये लिखवाया है आपको। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, भारत की इकोनॉमी को पूरी दुनिया की इकोनॉमी से क्या कर देना? इंटीग्रेट कर दो। आगे बढ़ो। ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ है एग्रीकल्चर में भैया। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 1967, इंदिरा गांधी जी के समय फर्स्ट एनुअल प्लान 1966-67, जब प्लानिंग हॉलीडे चल रहा था। 3 प्लानिंग, पहले प्लानिंग हॉलीडे में 3 एनुअल प्लान बने, जिसमें पहले में
बताया था। और HYVD हाई यील्ड वैरायटी सीड प्रोग्राम था, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ये प्रोग्राम था, इसका नाम था। MS स्वामीनाथन लीड कर रहे थे। किसमें फोकस किया गया था, मैंने बताया था क्या, फूड में खाने की जुगाड़ करनी थी, तो गेहूं और चावल ये बताया हुआ है। व्हीट और शुगर केन, राइस एंड पल्सेस, व्हीट एंड राइस आंसर हो गया क्या। अगला देखिए, विच 5 year प्लान मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। कायदे में मैंने पढ़ा हुआ है, आंसर अगर सही देना है तो ये चारों में से एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि थर्ड 5 year प्लान मैंने आपको पढ़ाया है। पहला 5 year प्लान 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। इसके बाद क्या आ गया, 3 साल का प्लानिंग हॉलीडे आ गया। क्लियर है। और इसमें 3 एनुअल प्लान बनाए गए, 66 से 67, 67 से 68 पढ़ाया हुआ है ये सब, 68 से 69। और पहला एनुअल प्लान था, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। लेकिन हम 4 में से एक ऑप्शन देना है तो आंसर आप अपने आप को समझ जाओगे, थर्ड 5 year प्लान। वैसे चारों में से कोई आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, डेवलपिंग कंट्रीज, हम जैसे देश, भारत जैसे देश, हैव ऑफन एक्सपीरियंस मिक्स्ड आउटकम फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में, हमारी जैसी इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन का क्या नुकसान हुआ है, डिसएडवांटेज हुआ है क्या। एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ी है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये डिसएडवांटेज थोड़े नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का विदेशों से भारत में ट्रांसफर हुआ है, बिल्कुल सही, लेकिन ये डिसएडवांटेज है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तो फायदे वाली बात है। अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे मैंने पढ़ाया कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स में, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है तो जो कैपेबल होता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, जो कैपेबल नहीं रहता है वो वही। तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ती है, तो यही है। अमीर अमीर हो जाता है और गरीब को आगे अगर नहीं बढ़ाया गया तो वो गरीब रह जाता है। क्यों? जो इंडस्ट्री लगाएगा, प्रोडक्शन करेगा, आगे बढ़ जाए। यही तो कैपिटलिस्ट मॉडल में, जो मैंने कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी का मॉडल पढ़ाया था, तो मैंने जब प्राइवेटाइजेशन का जो मॉडल, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था ये एक ड्रॉबैक होता है कि उसमें इनकम इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है। तो आंसर यही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वाज ऑपरेशन इन इंडिया एट द टाइम। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इनमें से कौन सी इंडस्ट्री रही होगी? आयरन स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल। आप खुद लगा सकते हो आंसर। हैवी इंडस्ट्री में छोटी मोटी कुछ एक इंडस्ट्री थी, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री, और आयरन स्टील इंडस्ट्री, है ना। टाटा, आपने सुना होगा टाटा सिटी जमशेदपुर, रतन टाटा के फादर ने लगाई थी टाटा सिटी जमशेदपुर, स्टील प्लांट था वो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आज की टेक्नोलॉजी है, ये भी नहीं। एरोस्पेस तो आज की और एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑटोमोबाइल भी नहीं होगी। आंसर क्या होगी? आजादी के समय यही रही होगी, आज के समय वो सारी हैं। अगला देखिए, भैया इतने क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स के, कि आप एक ही टॉपिक पढ़ दोगे तो आधे क्वेश्चन कर लोगे। फिर से आ गया ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट। हैड नो इफेक्ट, बिल्कुल गलत है भाई। आज हम 34वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म से ही। स्लोड इट डाउन, इसे धीमा कर दिया, गलत। मेड इट ग्रो फास्टर, बहुत तेजी से हमें आगे बढ़ाया, आंसर मिल तो गया। जीडीपी को रिड्यूस किया, अरे जीडीपी भैया हमारी चौथे नंबर पे पहुंच गई। 2014 में हमारी जीडीपी दुनिया की 10वें नंबर की थी। आज हम 2025 में हम कब पहुंच चुके हैं? तीसरे पहुंच। अब कुछ लोग कहेंगे अरे मोदी जी की तारीफ कर रहे हो। मैं भैया फैक्ट लिख रहा हूँ, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अब आप अपने आप समझ लो, है ना। मैं बहुत सारी करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ, या किसी की भी क्लास लेता हूँ, तो मैं जो सरकार की अच्छे काम होते हैं, जो कर रहा है वो सरकार कर रही है, उसकी मैं तारीफ कर देता हूँ। तो कमेंट में लोग कहते हैं तुम मोदी की तारीफ कर रहे हो। अरे भैया, जो काम करेगा उसकी तारीफ होगी नहीं होगी? चाहे मोदी जी ने किया, चाहे जवाहरलाल नेहरू ने किया, चाहे इंदिरा गांधी जी ने किया, चाहे अटल जी ने किया। जो काम, जिस जगह पे जो काम कर रहा है, जो स्कीम अच्छी ला रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उसकी तारीफ तो करनी बनती है। क्लियर? तो ये थर्ड इकोनॉमी बन गई है। 2014 के समय हम दुनिया की 10वीं इकोनॉमी थे। क्लियर है? अगला देखिए, व्हाट वाज द रीजन ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया कि इकोनॉमी में जब ब्रिटिश रूल था भारत में, उस समय हमारी एग्रीकल्चर क्यों डूबा हुआ था? क्यों डूबा हुआ था? एग्रीकल्चर में कर क्या रहे थे? अंग्रेज अपने लिए काम करा रहे थे। क्लियर है? वो क्या कर रहे थे? किसानों से लैंड रेवेन्यू, जितना प्रोडक्शन होता था सारा खींच लेते थे। जमींदारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट आपको पढ़ाया मैंने।
रैयतवाड़ी सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, मालवाड़ी सिस्टम पढ़ाया। हर जगह से क्या हो रहा था, अंग्रेज जो है भारत के किसानों का शोषण कर रहे थे। जितना प्रोडक्शन होता था ज्यादातर लैंड रेवेन्यू के रूप में ले लेते थे। दूसरा, वो खाने की चीजें कम उगवा रहे थे और क्या कर रहे थे, कमर्शलाइजेशन कर रहे थे, और उसका फायदा किसानों को नहीं हो रहा था। वो भी मैंने आपको पढ़ाया। क्लियर है? चलिए, तो देखिए, इस्टेब्लिशमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लगाई। भैया अंग्रेजों ने कोई इंडस्ट्री लगाई भारत में? लूट के चले गए अंग्रेज। एक्सट्रीम कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का किया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने? बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत किया, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए किया। चाहे वो नील की खेती करवा रहे थे, चाय की खेती, किसी की भी अपने फायदे के लिए, किसानों को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इंपोजिशन ऑफ हाई टैक्स ऑन फूड ग्रेन्स एंड कैश क्रॉप्स बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है, लेकिन अगला और पढ़ेंगे। वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द, यही मैंने बताया कि भारत की खेती की सबसे बड़ी दुर्दशा किसने की? उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। तो अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम ये लगा देते कि बहुत हाई टैक्स लगा रखे थे उन्होंने, लेकिन चौथा ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला देखो, इंडियन पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। अभी मैंने बोला भी था किसी क्वेश्चन में कि भारत में एग्रीकल्चर मेजर सेक्शन था, जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूटर था। लगभग 70% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। तो आंसर क्या हो गया? अबाउट 70। आज के टाइम में पूछे तो एग्रीकल्चर पे कितना एम्प्लॉयमेंट जो डिपेंड है? 45 से 50%। जबकि जीडीपी में तीसरा नंबर है, सबसे कम नंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है आज के टाइम में, लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। यही गरीबी का बड़ा कारण है भारत में। ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, आलोचना की बात कर रहा है। देखना, पढ़ लेना कि ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या डिसएडवांटेज है। आलोचना मैंने पढ़ाया था, इसमें बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज हुआ, तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, या एयर पॉल्यूशन हो। कैंसर एक्सप्रेस का मैंने आपको एक जिक्र किया था जब पढ़ाते समय। दूसरा, चूंकि ये वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब तक सीमित रही, इसलिए इधर के किसान तो बड़े बड़े संपन्न हो गए, बाकी जगह किसान इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। तो दो मैंने ड्रॉबैक बताए थे, अब पढ़ लेते हैं। इट लेड टू रीजनल एंड क्रॉप इम्बैलेंस, बिल्कुल सही, मिल गया। इट प्रोमोटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, भैया केमिकल फार्मिंग को उसने प्रमोट किया, ऑर्गेनिक कहाँ? अब हम जा रहे हैं ऑर्गेनिक पे। एग्रीकल्चर आउटपुट को कम किया? नहीं भाई, बहुत तेजी से बढ़ाया, भारत को आत्मनिर्भर बनाया खाने में। टेक्नोलॉजी का यूज डिस्करेज किया? बिल्कुल नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज तो बढ़ाया था इसने। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। सब कुछ पढ़ाया हुआ है भैया। अगला, करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दो, सारे क्वेश्चन आपके नोट्स हैं और वो वीडियो से हैं। मैं कह नहीं रहा हूँ, देख लेना 5-6 घंटे की वीडियो, हर एक क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट वाज क्रूशियल इन इंडियन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? फिर से वही आ गया 1991। आंसर क्या हो गया? IMF। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखिए। कॉलोनियल पॉलिसी सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड इंडिया ट्रेड स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब इंडिया फॉरेन ट्रेड पैटर्न इन द टाइम? इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था? अब आपको पता है, मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया। अंग्रेज क्या करते थे? रेनेस थ्योरी ऑफ बेल्ट दादा भाई नेहरू जी ने कैसे समझाई थी? भारत से रॉ मटेरियल ले जाते थे और विदेशी सामान अपने यहाँ बना के, इंग्लैंड बना के यहाँ पे आते थे। तो भारत रॉ मटेरियल का तो एक्सपोर्टर था, और फिनिश्ड गुड्स का क्या था? इंपोर्टर बन गया था। क्लियर है? और ट्रेड बैलेंस क्या था? भारत का ट्रेड डेफिसिट था, इंपोर्ट पूरी तरीके से इंपोर्ट पर डिपेंड हो चुका था जब आज़ादी मिली हमें तब तक। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है ये। एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड, बिल्कुल गलत है। एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बिल्कुल गलत है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड, बैलेंस ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर क्या हो गया? एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, ये भी गलत हो गया, और बैलेंस ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? जो पहला स्टेटमेंट मैंने बोला था, क्या? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना और फिनिश गुड का। आंसर क्या हो गया? इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी का इंडिया में मेन उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन पूछा है, ये भी हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है मैंने। क्या था? भारत से लगातार पैसे का खजाने को लूटना। कैसे? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट करना, यहाँ सामान बेचना, उससे पैसा कमाना, रॉ मटेरियल यहाँ से फ्री में ले जाना, यही था। देख लो, इंडस्ट्रियलाइज करना इंडिया को, गलत। इंडियन सेल्फ सफिशिएंसी, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, गलत। सपोर्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट, गलत। बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाना, यही आंसर होगा। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया आपको। तो कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री में पढ़ाए हैं, कुछ ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं,
बाकी इकोनॉमिक्स में पढ़ाए। अगला देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का भैया पूछ रहा है क्या फोकस था, आंख बंद करके लगा दो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सब पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 1990 में बना, बताया था मैंने जब HDI पढ़ाया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ाया था, ये सब पढ़ाया मैंने आपको इंडेक्स। प्यूपिल सेंटर्ड डेवलपमेंट, हु इज क्रिएटेड विद FDI अलॉन्ग साइड विद अमृत सेन, मैंने बताया था HDI को, जिसके 3 पैरामीटर होते हैं, 1990 से शुरू हुआ, इसको 2 इकोनॉमिस्ट ने बनाया, एक भारत के थे, इंडो अमेरिकन थे, जो अमेरिका के नागरिक हैं लेकिन भारतीय ओरिजिन के, अमृत सेन, और एक पाकिस्तानी था जिसका नाम था महमूद उल हक। 3, ये गलत हो गया, ये आंसर हो गया, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है ये महबूब उल हक, तो 20 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मेजर चैलेंज की ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या है, परसिस्टेंट रीजनल डिस्पैरिटी, लगातार क्षेत्रीय असमानताएं, ठीक हो सकता है, आगे ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है भारत में, इंक्रीजिंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड मेजर चैलेंज टू ह्यूमन डेवलपमेंट में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, तो ये तो ऑप्शन गलत। हायर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बड़ा है भारत का, तो इससे क्या ह्यूमन डेवलपमेंट का चैलेंज बड़ा है, गलत है। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इससे क्या ह्यूमन डेवलपमेंट का जो चैलेंज है वो बड़ा है, नहीं, ये सब तो आसान कर रहा है ना, ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट को आसान कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो कह रहा है चैलेंज बड़ा कौन रहा है, ये बढ़ा रहा है चैलेंज। जितना क्षेत्रीय, कोई क्षेत्र अमीर है कोई गरीब है, कोई राज्य अमीर है कोई गरीब है, वो जो है वो भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट के चैलेंज को क्या कर रहा है, बड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात कर रहा है, सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर की बात कर रहा है, अकाउंटेड फॉर ओनली, तो सबसे ज्यादा तो आपको पता था क्या है, एग्रीकल्चर है, लगभग 70% से ज्यादा इकोनॉमी में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा था। उसके बाद क्या था, उसके बाद इंडस्ट्री था और सर्विस था। तो क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन सा हिस्सा था, 15 से 20, 25 से 30 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 25 से 30 हो जाएगा तो एग्रीकल्चर के बाद बचेगा क्या, 5 से 10 बिल्कुल नहीं, 22 से 29 ये भी नहीं हो सकता, आंसर क्या है, क्लियर। 2/3 हिस्सा एग्रीकल्चर का था, बाकी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर का, टर्शरी का था। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्प्लॉयड द लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन, इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के टाइम में भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा किसमें एम्प्लॉयड थी, आंसर क्या है, एग्रीकल्चर, लगभग 70% तो आजादी के समय थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा है एमपीसी कब बनी है, अभी मैंने पढ़ाया था 2016 में, उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर, सब पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स पढ़ाया भैया, 8 कोर इंडस्ट्रीज का, कोर इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री जिस पे बाकी सारी इंडस्ट्री डिपेंड है, और मैंने बताया भी है एक दूसरा इंडेक्स भी पढ़ाया था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दोनों पढ़ाए थे। मैंने बताया था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बढ़ाता है, जिसे एनएसओ निकालता है, और 8 कोर इंडस्ट्री के इंडेक्स को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालता है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था 8 कोर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन अगर आईआईपी में देखें तो वो 40% है, ये सब बताया था, यही पूछा हुआ है 8 कोर इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन है, चलो ये सब आपके नोट्स में, वीडियो में आप देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाया हुआ है मैंने। सतत विकास क्या है, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट प्लस इंटरजेनरेशनल इक्विटी, पहला फ्रॉम नेचुरल मैक्सिमम, गलत है। केवल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करना, ये भी गलत है, इतना आसान नहीं है केवल इसी का करेंगे बाकी सब छोड़ देंगे। डेवलपमेंट दैट मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, आंसर मिल गया, इंटरजनरेशनल इक्विटी होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
88 क्वेश्चन देखिए आप। 1991 के रिफॉर्म्स का एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ये क्वेश्चन है। ओनली व्हीट एंड राइस वर अलाउड टू एक्सपोर्ट, तो गलत है। एक्सपोर्ट प्रमोशन वाज इनके थोड़ा डीरेगुलेशन, बिल्कुल सही हो सकता है, और पढ़ेंगे तब। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज टू इंश्योर फूड सेफ्टी, नहीं। 1991 के बाद तो एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन हुआ बहुत तेजी से, मतलब भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा, इंडस्ट्री लगी तो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर कंप्लीटली बैंड, बिल्कुल गलत है। तो एक्सपोर्ट प्रमोट हुआ एग्रीकल्चर का 1991 के बाद, एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सपोर्ट भी बढ़ा। आंसर हो गया क्या, बी। अगला देखिए, 1950 से 1990 के बीच इंडिया का मेनली कौन सी चीज एक्सपोर्ट करते थे। 1950 से 1990 के बीच एग्रीकल्चर था मेन सोर्स ऑफ जीडीपी, और इसमें हम खुद के खाने के लिए क्या नहीं थे, सफिशिएंट नहीं था, तो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट तो नहीं होगा। सर्विस सेक्टर था, बहुत कम था, तो इसका भी नहीं होगा। इंडस्ट्री में क्या था, तो आपको बताया मैंने है, क्या था, हैवी इंडस्ट्री था, पढ़ाया हुआ ही मैंने। तो हैवी इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत प्रोडक्ट क्या करते थे हम, एक्सपोर्ट करते थे। ऑटोमोबाइल्स करते थे, नहीं। प्राइमरी गुड्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, कैपिटल गुड्स, क्रूड ऑयल। और प्राइमरी प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, हैवी इंडस्ट्री का पार्ट आएगा, तो ये कह सकता है प्राइमरी प्रोडक्ट्स, है ना। तो आंसर क्या हो गया, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, मशीनरी तो अभी भी नहीं, क्रूड ऑयल तो हमारे पास है ही नहीं, ऑटोमोबाइल्स नहीं, तो आंसर क्या हो गया, प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो गए। और प्राइमरी प्रोडक्ट्स में भी क्या, हैवी इंडस्ट्री से बने हुए प्रोडक्ट्स। अगला देखिए, एचडीआई के बारे में पूछा है, पढ़ा चुका हूं भैया एचडीआई के बारे में, कि क्या इसका पार्ट नहीं है। लैक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम है, तो आंसर क्या होगा, नहीं है इन्फेंट मोर्टेलिटी। 1991 देखिए भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा पार्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एजुकेशन सोशल का पार्ट है, रिटेल, वेयर हाउसिंग, बिल्कुल सही है। लॉजिस्टिक्स में आता है एपेरल, आंसर क्या हो गया, वेयर हाउसिंग। लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग है ना, बड़े बड़े गोदाम्स बनाना, है ना, बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स के हब बनाना, जहां सामान आए जाए, ये सब लॉजिस्टिक्स का पार्ट है, पढ़ाया मैंने, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया, किया हो गया। ग्रीन रिवोल्यूशन का पहला फेज, हाँ ये सब था। मोर एफ्लुएंट किस में ज्यादा फायदा हुआ, बिल्कुल देखिए, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और केरला, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आसाम। आंसर आप लगा सकते हो, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, जिसमें पंजाब हरियाणा पे ज्यादा फोकस था पहले फेज में। आंसर क्या होगा, जिसमें पंजाब आए। क्लियर है। अगला देखिए, 1991 के बाद कौन से सेक्टर ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाया है। एलपीजी रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा फायदा सर्विस सेक्टर में, आईटी सर्विसेज को हुआ। पब्लिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर, कॉटेज, आंसर क्या होगा, और इसमें भी क्या, आईटी सर्विसेज है ना। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, डेवलप, ये सॉफ्टवेयर जो है उसका सबसे बड़ा फायदा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को मिला है। अगला देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट लेस पॉपुलर, देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि भैया कार्गो जो है, जो माल ढुलाई है वो एयर कार्गो से क्यों नहीं होती है, हवाई जहाज से क्यों नहीं होती है। तो आपसे कोई पूछे कि भैया हवाई जहाज में यात्रा करना महंगा है सस्ता, आप कहोगे महंगा है, तो माल ढोना सस्ता है महंगा, तो कहो महंगा है, तो किससे जाएगा माल, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किससे होगा, वाटर से होगा, शिप से होगा। तो आंसर देख लेते हैं, यह महंगा है केवल हल्की उच्च वैल्यू वाली वस्तु के लिए आदर्श है, भैया ये किसी के लिए भी आदर्श नहीं है, महंगा है हर चीज के लिए। रूरल और रिमोट एरियाज में आसानी से अवेलेबल है, अरे भैया रूरल रिमोट एरिया में एयरपोर्ट कहाँ से आएगा। इट रिक्वायर्स मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑपरेशन, क्या इसके परिचालन के लिए न्यूनतम अवसंरचना की आवश्यकता होती है, अरे भैया बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इट इज स्लोअर एंड लेस एफिशिएंट देन वाटर ट्रांसपोर्ट, यह जल परिवहन की तुलना में धीमा और कम दक्ष है, धीमा तो नहीं है, फास्ट है, तो ये तो नहीं है, फिर आंसर क्या होगा। अब इन चारों में वैसे तो देखा जाए चारों ऑप्शन नहीं हो रहे लग रहे हैं,
क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। व्हाई इज एयर ट्रांसपोर्ट लेस पॉपुलर फॉर फ्रीट मूवमेंट? तो पहला, ये महंगा है, इट इज एक्सपेंसिव एंड आइडियली ओनली फॉर लाइट एंड हाई वैल्यू गुड्स। उचित केवल हल्की और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए ही आदर्श है, इसीलिए कम लोकप्रिय है। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए, दूसरा तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि भैया रूरल एरियाज में है नहीं। इट रिक्वायर्स मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑपरेशन, इसके परिचालन के लिए न्यूनतम अवसंरचना की आवश्यकता होती है। ये भी नहीं भाई, न्यूनतम कहाँ होगी, तो यही आंसर होगा ए। क्लियर है? इनमें थोड़ा सा वो लग रहा है, ये और ये दो हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी रिक्वायर्ड होगा एयरपोर्ट बनाने के लिए, एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये मुझे नहीं लग रहा है, इसीलिए ए आंसर मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको भी लगेगा कि ए आंसर होना चाहिए। इन विच ईयर वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट? तो पब्लिक सेक्टर के लिए पढ़ाया हुआ है मैंने। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, दूसरी 1956। आंसर क्या हो गया? अगला देखिए, फिर से वही आ गया, कौन सा डोमिनेंट सेक्टर था आजादी के समय? आंसर क्या हो गया? बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा है, कॉमन। प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री को ओएनजीसी सरकारी, मैंने महारत्ना पढ़ाया हुआ है आपको, तो ये भी नहीं होगी। इंडियन रेलवे सरकारी, ये भी नहीं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया महारत्ना है, ये भी नहीं होगी। आंसर क्या होगा? टिस्को टाटा स्टील है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 ईयर प्लान को किसने प्रेजेंट किया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान को किसने प्रेजेंट किया? जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो आंसर क्या हो गया? जवाहरलाल। ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या सेल्फ सफिशिएंसी दी खाने में? क्या फूड और फूड ग्रेन्स में? क्या राइस और व्हीट? फूड ग्रेन्स ठीक है, ऑयल सीड्स गलत, शुगर केन गलत, वेजिटेबल्स। ये आंसर हो गया। कितना सिंपल सिंपल को सब पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन हैरड डोमर मॉडल? लो, सिंपल सा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मैंने मॉडल लिखाया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरड डोमर मॉडल, सेकंड 5 ईयर प्लान महालोनोबिस मॉडल, थर्ड 5 ईयर प्लान गाडगिल मॉडल। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। व्हाट आर द क्वाटरनरी एक्टिविटीज मेनली एसोसिएटेड? क्वाटरनरी पढ़ाया हुआ है मैंने, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, और उसके बाद स्किल्स के बेसिस पे पढ़ाया है मैंने क्या? टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्वीनरी। जहां पे बहुत हाई स्किल्स चाहिए होता है, क्वाटरनरी और क्वीनरी सेक्टर्स होते हैं। एग्रीकल्चर होगा क्या? नहीं होगा। इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च होगा। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा स्किल चाहिए? नहीं चाहिए। इंडस्ट्रियल वर्क में नहीं चाहिए। आंसर क्या हो गया? इंफॉर्मेशन रिसर्च। बाकी ये एग्रीकल्चर तो प्राइमरी का पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल वर्क इसमें आ जाएगा, टर्शरी में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, 1991 के सुधारों के बाद रोजगार के अवसरों का क्या हुआ? सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो रोजगार बड़े होंगे। देखिए, ओनली एग्रीकल्चर में बढ़े नहीं, और आईटी और सर्विसेज में बता चुका हूं मैं, सबसे ज्यादा एलपीजी रिफॉर्म्स का फायदा हुआ। ऑल सेक्टर में कम हुए, बिल्कुल गलत है। इनकी स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर और सर्विस सेक्टर बिल्कुल सही है, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा। बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। टूरिज्म किस टाइप की एक्टिविटी है? आपको पता है टूरिज्म किस में आता है? टर्शरी सेक्टर में आता है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया, टर्शरी सेक्टर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एचडीआई के बारे में बता चुका हूँ। एचडीआई में ये कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? 3 बताए मैंने। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा क्या है? पर कैपिटा इनकम, और तीसरा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। देख लो आंसर कौन सा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, जो इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, लेकिन एक डेटा है, फैक्ट है। चलिए क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्ट? सरकारी कंपनी थी जिसका नाम था बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। आपने सुना होगा बाल्को, नाल्को, है ना, बाल्को, नाल्को, ये सारी कंपनियां थी जो स्टील और एल्यूमिनियम कंपनियां थी, जो
आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में हैवी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, कोर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत सारे जो हमारे फॉरेन कंट्री, जो हमारे फ्रेंड थे उस समय, चाहे यूएसएसआर हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, यूके हो, उनके सहयोग से ये स्टैब्लिश की गई थी। तो इस कंपनी को क्या किया सरकार ने, 51% डिसइन्वेस्ट करके प्राइवेट कर दिया। किसमें किया? स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में। क्लियर है? जिसको नाउ वेदांता लिमिटेड कहते हैं, आपको पता होगा वेदांता लिमिटेड जो है स्टील सेक्टर की प्राइवेट कंपनी है। तो वो क्वेश्चन पूछा है किस साल में किया, आंसर इसका 2001 है, लेकिन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन एक टाइप से मान सकते हो, या आप स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मान सकते हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रलाइज प्लानिंग इन्फ्लुएंस इंडिया इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी और डिकेड अंडर विच ऑफ 5 कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फोकस किया गया? आपको पता है कौन सा होगा? सेकंड 5 ईयर प्लान। पहला एग्रीकल्चर, सेकंड इंडस्ट्रियल, और तीसरा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल दोनों। चलिए अगला देखिए, एलपीजी रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। एलपीजी रिफॉर्म्स, आप प्राइमरी गोल ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया के लिए अपनी इकोनॉमी को ओपन करना, साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना, यही सब एलपीजी रिफॉर्म्स का पर्पस था। डी लाइसेंसिंग करना, इंडस्ट्री को ओपन करना, लाइसेंस की प्रक्रिया को खत्म करना, कोटा लाइसेंस परमिट राज को खत्म करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना। तो क्या था पर्पस? किसमें सुधार हुआ होगा? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज। देखो मिल गया आंसर। भारत में बहुत तेजी से विदेशी निवेश आया, एक्सपोर्ट भारत का बढ़ा, तो बहुत तेजी से भारत में विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ा, और आज हम विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। चलिए अगला देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया हुआ है मैंने। अनएम्प्लॉयमेंट में सीजनल क्या होता है, कहाँ दिखाई देता है? एग्रीकल्चर में। दो टाइप के एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताए थे, एक सीजनल और एक डिस्गाइज्ड। तो आंसर देखिए कहाँ पे मिलेगा? आंसर मिल गया सी, एग्रीकल्चर में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? विच फार्मिंग टाइप इन्वॉल्व्स स्मॉल लैंड होल्डिंग, छोटा सा खेत हो, सिंपल टूल हो, मशीनरी बहुत एडवांस नहीं हो, प्रोडक्शन मेनली कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स, जो प्रोडक्शन होता है वो फार्मर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, खाने के लिए पेट भरा जाएगा, और देयर फैमिलीज। तो ये किस टाइप की फार्मिंग होगी? कमर्शियल फार्मिंग होगी क्या? बिल्कुल नहीं। कमर्शियल फार्मिंग बाजार की मांग को ध्यान में रखते की जाती है। प्लांटेशन होता है? बिल्कुल नहीं। खाने के लिए, पेट के लिए गेहूं चावल किया जाता है किसान। अगला सब्सटेंशियल फार्मिंग, मैंने ये ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया, ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाया, लेकिन ज्योग्राफी में ऑफिसर्स बैच में आपको पढ़ाया हुआ है। सब्सटेंशियल फार्मिंग मतलब किसान के पास बहुत पैसा नहीं है, छोटा सा खेत है, कोई मशीनरी ट्रैक्टर एक्टर कुछ नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? गेहूं चावल उगा रहा है। इसीलिए भारत में सबसे बड़ी समस्या यही है कि भारत में 82 से 85% क्या है? भारत में छोटे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, और उनके पास पैसा नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और सब्सटेंशियल फार्मिंग करते हैं, पेट भरने के लिए गेहूं चावल उगाते हैं, इसीलिए पैसा उनके पास, मोटा पैसा आ नहीं पाता है। इसीलिए भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी किसानों के लिए नहीं हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द सीएसओ इंडिया? सीएसओ आज के टाइम में जिसे एनएसओ कहा जाता है, बताया मैंने, 2019 में इसका नाम बदल के एनएसओ हो गया। क्लासिफिकेशन कोड ऑफ इंडिया, ये करंट मतलब एक प्रकार से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि इसने सीएसओ ने क्या जारी किया? इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर 2005, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 1998 और नेशनल कोड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2009। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का आप नहीं, मतलब कोर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं है। स्टैटिक जीके में पॉलिसीज होती हैं बहुत सारी, कब आई ये पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सी इसका आंसर है, ये स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मेजर चैलेंज फेस बाय इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आफ्टर लिबरलाइजेशन? एलपीजी के बाद भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां गुड्स का प्रोडक्शन होता है, बता चुका हूं सेकेंडरी सेक्टर होगा, क्या क्या फेस किया? देखिए, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज फेस की, डिक्लाइन ऑफ कैपिटल इनफ्लो फेस किया, इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स, एलपीजी की बात कर रहा है, लिबरलाइजेशन मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद क्या फेस किया हमने, और चौथा हाई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फीस। ये तो गलत हो गया। जब विदेशों के लिए हमने अपने दरवाजे ओपन कर दिए, ग्लोबलाइजेशन डेवलप कर लिया, दुनिया भर की कंपनियां कहाँ आई? आज चाइना देखो, चाइना का कितना बड़ा इंपोर्ट इंडिया में होता है, गुड्स का इंपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग का। तो कंपटीशन भारत की इंडस्ट्री का विदेशों से बढ़ गया, जो सस्ता इंपोर्ट हो रहा था विदेशों से, सामान भारत में सस्ता आने लगा, तो यही इसका आंसर हो गया, इंक्रीज हो गया कंपटीशन फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? विच टैक्स वाज इंट्रोड्यूस? मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ क्या? जीएसटी, जो भारत का सबसे बड़ा आज तक का इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था।
तो आंसर तो पहले से ही मिल गया क्या, जीएसटी। तो 1 जुलाई को इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म हुआ था, पढ़ाया हुआ है मैंने पूरा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन was the hallmark of India's early planning for which 5-year plan? आंसर बता दो भैया, अपने आप कहोगे सेकंड कहाँ है, की आंसर है सेकंड 5-year प्लान में पूरा फोकस किया गया था किस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। अगला देखो, which of the following sector was the primary focus of India's first 5-year plan? अब बता दो भैया, फर्स्ट में क्या एग्रीकल्चर का फोकस था, डिफेंस नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं होगा, सर्विसेज नहीं होगा, एग्रीकल्चर आंसर हो गया डी। पहला 5-year प्लान, दूसरा 12 का 12 5-year प्लान मैंने बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो तेंदुलकर कमेटी मैंने पॉवर्टी वाले चैप्टर में सारी कमेटियां पढ़ाई, क्लियर है, जिसमें बाई की अलग कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी, चारों कमेटीज पढ़ाई हैं। चारों की रिकमेंडेशंस मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई हुई, क्लियर है। तेंदुलकर कमेटी ने क्या हुआ, तो मैंने बताया था आपको, तेंदुलकर कमेटी ने पर डे जो एक्सपेंडिचर है आपका, कितना लोग व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, उसका डेटा भी लिखा था, रूरल में अलग और अर्बन में अलग। उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन बीपीएल को डिसाइड किया था कि कौन बिलो पॉवर्टी लाइन होगा। तो कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन देख लिए, इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर आंसर पहला ही मिल गया ए, बाकी पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है। अगला देखिए 116 क्या कह रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस भारत के सामने आया था, जिसको मैंने आपको पढ़ाया क्या, बीओपी क्राइसिस, 1990 डॉलर खत्म हो गया था। तो किसने हमें मदद की थी, लोन दिया था, तो आपको पता है किसने दी थी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और मेनली किसने दिया था, आईएमएफ ने, क्योंकि आईएमएफ देता है बीओपी क्राइसिस के समय लोन, बेल आउट पैकेज देता है। तो मैंने आंसर बताया था क्या, आईएमएफ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट बेस्ड डिस्क्राइब की फीचर ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बता चुका हूं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जहां सरकारी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसा जहां सरकार भी इन्वेस्ट कर रही, सरकार भी उसमें शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है, और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर क्यों, क्योंकि पैसे की कमी ना पड़े और टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ सके, एफिशिएंसी बढ़ सके, प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट कल्चर होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है इसका, जो है सबसे ज्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे, गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्क एफिशिएंसी, पहला ही आंसर मिल गया, क्लियर है। देखिए बाकी सारे आपको अलग दिखाई देंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, बायोगैस प्लांट आज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द विच सेक्टर इन रूरल इंडिया। देखिए ये इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन मान सकते हो। बायोगैस आप जानते हो, बायोगैस आपको सुना होगा, कंप्रेस्ड बायोगैस, आज के टाइम में बायोफ्यूल का ये पार्ट है। देखिए इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन ये तेजी से बढ़ रहा है बायोफ्यूल, चाहे वो एथेनॉल हो, चाहे वो कंप्रेस्ड बायोगैस हो। रूरल इंडिया में किस में प्रयोग हो सकता है ये, तो आपको पता है रूरल इंडिया में किस में प्रयोग हो सकता है, कुकिंग में, खाना बनाने में। तो आंसर देखो, इंडस्ट्रियल यूज, हाउस होल्ड कुकिंग, मिल गया पहला ही आंसर। अगला देखिए 119वां क्वेश्चन, हाउ डज द ग्रोथ ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज, मतलब सर्विस सेक्टर, रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, क्लियर है। पहला, इट रिफ्लेक्ट इंप्रूव सर्विसेज, अर्बन ग्रोथ एंड राइजिंग डिमांड, बिल्कुल ठीक बात है, सर्विस सेक्टर। इट शोज अ शिफ्ट बैक टू फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशंस, एग्रीकल्चर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, स्लो डाउन इन ओवरऑल इनकम जनरेशन, गलत हो गया, आंसर क्या हो गया, ए आंसर मिल गया। वैसे तो ए आंसर पहले से ही मिल गया था, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ लेना ज्यादा बेटर होता है, कभी कभी ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन मींस, सब ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म से सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे गए, प्लानिंग एलपीजी रिफॉर्म्स, प्लानिंग एलपीजी रिफॉर्म। इकोनॉमिक टर्म, स्टॉपिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर दिया गया, अरे भैया ओपन किया गया, खोला गया, ट्रेड को लिमिट किया गया, अरे ट्रेड को बढ़ाया गया, खोला गया, ओपन किया गया, कनेक्टेड टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, देखो आंसर मिल गया, पूरी दुनिया से इकोनॉमी को क्या कर दिया गया, कनेक्ट किया गया। अगला पढ़ भी सकते, क्लोजिंग बॉर्डर है भैया, इकोनॉमिक बॉर्डर ओपन करेंगे, तो 120वां आंसर मिल गया आपको। अगला देखो 21वां आंसर देखो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाज की टू सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, हाई हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोग्राम लिखा हुआ है, क्लियर है। इसमें क्या किया गया, ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज किया गया, नहीं आपको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, फर्टिलाइजर का यूज किया गया था, क्लियर है। और गेहूं और चावल पे फोकस करके बहुत तेजी से भात को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाया गया था। तो आंसर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का मेन यूज किया गया था इसमें। अगला देखिए, प्लानिंग कमीशन के पहले वाइस चेयरपर्सन मार्च 1950 में बना, मैंने ये पूरा पढ़ाया हुआ है, सारे पहला और आखिरी सब कुछ पढ़ाया हुआ है। वाइस चेयरपर्सन एक जो है नॉर्मल इकोनॉमिस्ट होते थे उस समय, कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, और ये भी बताया था ये आगे चल के 2 बार एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, सॉरी एग्जीक्यूटिव कह रहा हूँ, एक प्रकार से क्या कहते हैं उसको, कार्यकारी प्रधानमंत्री, हाँ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो, मतलब जब
प्राइम मिनिस्टर जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाएगी तो लाल बहादुर शास्त्री जी बनेंगे, लेकिन बीच में जो गैप होगा उसमें ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, आप एग्जीक्यूटिव ना कह के एक्टिंग कह सकते हो ना, कार्यवाहक प्रधान। और उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाएगी तो इंदिरा गांधी जब तक प्राइम मिनिस्टर बनेंगी तब तक ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करेंगे। ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने 5 ईयर प्लान में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मेन इंडियन इकोनॉमी एट द इंडिपेंडेंस? 1947 टाइम पे इकोनॉमी का क्या कैरेक्टरिस्टिक था? आपको पता है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, पूरी तरीके से गरीब इकोनॉमी थी, क्लियर है। तो आप देख लो, प्रीडोमिनेटली एग्रीरियन विद लो प्रोडक्टिविटी, आंसर तो पहला ही मिल गया। हाई पर कैपिटा इनकम बिल्कुल गलत, उल्टा लिखा हुआ है, सारे उल्टे लिखे हुए हैं, आंसर पहले ही मिल गया ए। 124वां अगला क्वेश्चन देखिए, 124वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? गलत पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वही एलपीजी की बात कर रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट नहीं? अलाउइंग फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, लिबरलाइजेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को लिबरल किया गया, कंपोर्ट है, जो कंपोनेंट है। प्रोमोटिंग लोकल ओनली ट्रेड, केवल लोकल ट्रेड को प्रमोट किया गया, नहीं फॉरेन ट्रेड को भी प्रमोट किया गया, गलत हो गया। एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या हो गया? सी। अगला देखिए 125वां, 125वां एफआरबीएम एक्ट के बारे में पढ़ाया हुआ है। एफआरबीएम एक्ट कब आया? 2003, इसमें पहली बार टारगेट रखा गया 2008-9 का, पढ़ाया हुआ है मैंने बजट में ये पूरा एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल कंसोलिडेशन डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए। और मैंने ये भी पढ़ाया था 2008-9 के लिए 3% फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया था कि सरकार को कम करके 3% ऑफ, एट द रेट 3% ऑफ जीडीपी लाना है और रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है 2008 तक। ये टारगेट मैंने आपको बताए थे, तो आंसर देख लो कौन सा हो जाएगा? 3% ऑफ जीडीपी। राजकोषीय घाटे की बात कर रहा है ना, फिजिकल डेफिसिट, और ये सब सारे फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सारे टाइप के घाटे मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको बजट में। अगला देखो 126 में, 126 में विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम ग्लोबलाइजेशन इन द इंडिया इन पोस्ट 1991 क्या है? लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर और बिजनेस, गलत, डी लाइसेंस किया गया। नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर प्राइवेट, गलत है बिल्कुल, नेशनलाइजेशन की कोई बात नहीं थी। पोर्ट को क्लोज किया गया, अरे भैया ओपन किया गया। तो चौथा आंसर तो अपना मिल गया, मत पढ़ो तब भी आंसर हो गया, एक तो हो गई। अमेजन और एप्पल जैसी कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी जो है भारत में तेजी से आई, बिल्कुल सही। अगला 127 में देखो, ग्लोबलाइजेशन का फिर से 1951 के बाद, 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ इकोनॉमी पर? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुआ, बढ़ा? बढ़ गया, आपको पता है आज चौथे सबसे बड़े देश बन गए। इंडियन बैंक्स बंद हुए, खुले? खुले, प्राइवेट सेक्टर के बैंक खुले। एक्सपोर्ट कम हुआ, नहीं, गलत, ज्यादा हुआ। चौथा अपने आप आंसर हो गया, पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, चौथा आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिकम अ फोकस ऑफ लेटर 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईआरडीपी। आईआरडीपी के सारे, मैंने आपको सारे 5 ईयर प्लान्स पढ़ाए हैं और सारे 5 ईयर प्लान्स का फोकस पढ़ाया हुआ है। तो इंटीग्रेटेड जो है रूरल डेवलपमेंट जो प्लान जो था वो कौन सी 5 ईयर प्लान में बताया था मैंने? 6 5 ईयर प्लान में आपको बताया हुआ था, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ये करंट का क्वेश्चन है, देखिए, जेंडर डिस्पैरिटी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, क्लियर है। अब ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कई बार करेक्ट में पढ़ाया, इसको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी कहते हैं, क्लियर है। इसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 4 पैरामीटर होते हैं, हेल्थ में कितना पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, हेल्थ सेक्टर में, मतलब हेल्थ में कितना महिलाओं का ध्यान रखा जा रहा है, एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ये 4 पार्टिसिपेशन देखा जाता है 4 सेक्टर में। ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है? फूड कंजप्शन, पहले ही मिल गया, आंसर यही नहीं है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का देखा जाता है, बिल्कुल है। मैटरनल मोर्टेलिटी किसका पार्ट है? हेल्थ का पार्ट है, बिल्कुल देखा जाता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देखा जाता है, ये भी देखा जाता है, आंसर क्या हो गया? अगला 130 में देखिए, विच इज इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, एलपीजी कब अपनाया? सिंपल सी बात है, 1991, आंसर क्या हो गया? 20 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम इंटरप्राइजेस जो है वो रिपोर्ट निकालता है? अब ये बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन। बहुत सारी रिपोर्ट्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं, लेकिन इनमें से ऑप्शन पे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, क्लियर है। डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम इंटरप्राइजेस, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीआईआई। ये तो करेगा नहीं, सीआईआई प्राइवेट संस्था है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम नहीं है। एमएसएमई और नीति आयोग, आपको पता है सरकार को सारे मामले में, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, कौन एडवाइस देता है? नीति आयोग। तो आंसर क्या हो गया? नीति आयोग इसका आंसर हो गया। तो एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग
ऑर्गेनाइजेशंस निकालते हैं, उसको आप देख सकते हैं। 1947 में इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल सही बात है। विच सेक्टर डोमिनेटेड इंडियन इकोनॉमी, आपको पता है कौन सा, एग्रीकल्चर होगा, आंसर क्या होगा, सी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन एम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या था? पहला, इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज लोकल प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लिमिट फॉरेन ट्रेड, गलत, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना था। एम्प्लॉयमेंट को कम करना था, नहीं बढ़ाना था। अब इन दोनों में देखना है, क्या कह रहा है, ग्लोबलाइजेशन की बात है, एलपीजी की बात नहीं कर रहा है पूरा। एलपीजी का मतलब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना था, जैसे लिबरलाइजेशन का मतलब ही था इंडियन जो प्रोडक्शन है वो इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े। बात वो ग्लोबलाइजेशन की कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब वही होता है पूरी दुनिया से अपनी इकोनॉमी को जोड़ देना, तो ये आंसर हट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर। अगला देखिए 134 में आंसर, एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या, कौन सा इसका पार्ट नहीं था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स था क्या, नहीं था, आपको पता है। लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल बहुत सिंपल सा आंसर। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप देखोगे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन आपके नोट से हैं, पढ़े हुए हैं, और उस लेक्चर से हैं जो हमने क्रैश कोर्स का पढ़ाया। छोटा सा ऑफिसर्स बैच में तो मैंने इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा डीप जाके इकोनॉमिक्स को पढ़ाया है। ऑफिसर्स बैच अगर आप देखोगे, उसमें जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा होगा, आप में जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे बच्चे जिन्होंने ऑफिसर्स बैच में हमारे पढ़ा होगा, आप देखोगे कोई क्वेश्चन जो है, ये करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को जो छोड़ दिया जाए स्टैटिक जीके के, तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको ऑफिसर्स बैच में, क्योंकि उसमें बहुत डीपली पढ़ाया मैंने इकोनॉमिक्स। हाउ डिड ग्लोबलाइजेशन इफ्लेक्ट इंडियन इंडस्ट्री, फिर से ग्लोबलाइजेशन का आ गया, देख लो। मेड देम बीकर, बीकर बनाया, गलत। क्लोज देम डाउन, गलत बिल्कुल। बैंड प्राइवेट कंपनी, अरे भैया ओपन किया था। गेव मोर कंपटीशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, जो अगर जिसने एलपीजी पढ़ा होगा मेरे साथ, आप हर एक क्वेश्चन के आंसर निकाल दोगे आराम। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेक्टर वाज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियन जीडीपी, 1947 से 91। अब आंसर आपको पता है, 1900 मैंने पढ़ाया है, 1947 से 51, 1991 तक की इकोनॉमी, और फिर 1991 से आज तक की इकोनॉमी कैसे चेंज हुई, क्या हुआ, सब कुछ हिस्ट्री पढ़ाई आपको। और आपको पता है ये इस टाइप की इकोनॉमी हमारी, हम पुअर कंट्री थे और इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। फाइनेंशियल सेक्टर एग्रीकल्चर, आंसर हो गया क्या? सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन फिर से भाई आगे देखो, टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी क्या थी, आंसर लगा दो आंख बंद करके, क्या? एग्रीकल्चर से। बार बार वही रिपोर्ट, भाई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग हाई ग्रोथ और रिड्यूसिंग रीजनल रिस्क, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर क्या होता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर, टूरिज्म, बिल्कुल नहीं भाई, टूरिज्म कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता। टूरिज्म एक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी होता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री होता है, सीमेंट। 8 कोर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होती है, पढ़ाया हुआ है। आंसर क्या हो गया? 8 कोर इंडस्ट्री का इंडेक्स भी पढ़ाया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी आपको पढ़ाया हुआ है। अगला देखिए, सेकंड 5 ईयर प्लान का आंख बंद करके 10 बार आ चुका है और पढ़ा चुका हूं मैं। पहला एग्रीकल्चर, सेकंड 5 ईयर प्लान का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तीसरा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल, दोनों। आंसर क्या होगा? देखो आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर हो गया। अगला देखो 140वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जनरेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन जो है मैंने ज्योग्राफी में ऑफिसर्स बैच में पढ़ाया हुआ है आपको, एनर्जी वाले उसमें। अच्छा, ज्योग्राफी में ऑफिसर्स बैच के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी की पूरी क्रैश कोर्स आपका पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, हमारे आरबी के चैनल पे, तो वहां से आप देख सकते हो, ये मिल जाएगा आपको। एनर्जी में मैंने आपको पढ़ाया है कि कौन कौन सी एनर्जी का सोर्स कितना परसेंट देता है। तो मैंने आपको बताया कि जो कोयले से बिजली बनती है, जिसको थर्मल पावर कहते हैं, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? लेकिन जरूरी है, जरूरत ज्यादा है, क्योंकि अभी तक बाकी सोर्सेज से हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इससे कार्बन इमिशन होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के। लेकिन आज भी थर्मल पावर किससे निकलती है? कोयले से। एनटीपीसी सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो इसका प्रोडक्शन करता है, सब बताया। और आज भी भारत में टोटल प्रोडक्शन का मोर देन 50% थर्मल पावर है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखिए, थर्मल पावर आंसर मिलेगा। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी तो जो है रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, लेकिन विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों रिन्यूएबल एनर्जी। ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। आप क्रैश कोर्स में, इसी ज्योग्राफी की क्रैश कोर्स, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां पे पढ़ सकते हो आप। बाकी ऑफिसर्स बैच में जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, 2014 में इंडियन इकोनॉमी बता चुका मैं। इंडियन इकोनॉमी का पूरा इकोनॉमी जब मैंने पढ़ाई तो कंपैरिजन बताया कि 2014 में कौन थी, 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज कौन सी बन चुकी है? चौथी। और अगले 2 साल में तीसरी सबसे बड़ी बन जाएगी। आंसर क्या होगा? और साइज भी बता चुका हूँ, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी।
अगला क्वेश्चन देखिए, लिबरलाइजेशन से सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हुआ, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ? इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर, आईटी। तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री और सर्विसेज, और सर्विसेज में भी कौन सा? आईटी सर्विसेज, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें अब ये इसमें जो ऑप्शन है, इसमें ये और ये ऑप्शन दोनों टकरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल आईटी लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडस्ट्री प्लस सर्विसेज, और सर्विसेज में आईटी आ जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग भी तो बहुत तेजी से बढ़ा भारत में, एक्सपोर्ट भी तो मैन्युफैक्चरिंग का बहुत तेजी से बढ़ा 1991 के बाद। तो इसीलिए हमने इन दोनों में, ये इसका सबसेट है आईटी। तो ज्यादा अच्छा क्या लेंगे, ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल क्या लेंगे? ए लेंगे आंसर। अगला देखिए 143 क्वेश्चन, 1991 से 2020 के निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात, आफ्टर एलपीजी की बात कर रहा है। क्या दिखाता है? कंटिन्यूअस इंपोर्ट भारत का कंटिन्यूअस गिरा है, बिल्कुल गलत है। जब ओपन किया तो भैया एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और इंपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया भर से सामान भी तो आया हमारे यहाँ पे। राइजिंग इंपोर्ट आउटपेसिंग एक्सपोर्ट एंड वाइडनिंग इन द ट्रेड डेफिसिट। अगला, एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशियो मेंटेनिंग 1:1, गलत है भैया, ऐसा तो है नहीं। ट्रेड सरप्लस एवरी ईयर, बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ये मैंने पढ़ाया आपको जब बीओपी अकाउंट पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया इंडिया का बीओपी अकाउंट में क्या है, जो दो अकाउंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अकाउंट है, और इसमें हमारा क्या है, करंट अकाउंट का डेफिसिट। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 143 का, कि भैया हमारा क्या है, ट्रेड का डेफिसिट है, हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा और एक्सपोर्ट भी बढ़ा, लेकिन चूंकि हमने बहुत ज्यादा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं दिया 1991 में, इसलिए इंपोर्ट ज्यादा तेजी से बढ़ा, एक्सपोर्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, इसलिए गैप बनता चला गया, और हमारा करंट अकाउंट किस में चला गया, घाटे में चला गया। सब पढ़ाया हुआ है मैंने बीओपी अकाउंट में, फॉरेन ट्रेड वाले अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इंडिया कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? 8 कोर इंडस्ट्री का इंडेक्स बताया हुआ है, 8 कोर इंडस्ट्री में कौन सा नहीं आता है? सीमेंट आता है, बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। स्टील आता है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं आता है, एनर्जी आता है, इलेक्ट्रिसिटी। सी आंसर हो, पूरा पढ़ाया हुआ है, सारे इंडेक्स पढ़ाए हुए हैं इकोनॉमिक्स में। अगला देखिए, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल है, टेक्नोलॉजी भी और कैपिटल भी, क्योंकि एफडीआई एफपीआई आने लगे बाद में तेजी से। विच पॉलिसी एनकरेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अंडर ग्लोबलाइजेशन? क्लियर है? कह रहा है कौन सी पॉलिसी ने भारत में टेक्नोलॉजी के, कैपिटल के और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को बाद में बढ़ाया, ग्लोबल एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, बिल्कुल गलत है, टेक्नोलॉजी का पार्ट सर्विसेज का पार्ट होता है। ठीक है, लाइसेंसिंग राज, ये तो खत्म ही किया गया। नेशनलाइजेशन, ये भी नहीं था। ऑटोमेटिक रूट ऑफ एफडीआई पढ़ाया हुआ है मैंने पहले, एफडीआई की ऑटोमेटिक रूट और रेगुलेटिंग रूट। ऑटोमेटिक रूट को आरबीआई रूट कहते हैं, और रेगुलेटिंग रूट को गवर्नमेंट रूट या दिल्ली रूट कहते हैं। आरबीआई रूट मतलब मुंबई रूट, ये दोनों का डिफरेंस पढ़ा है। एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, ये पढ़ाया हुआ है। तो आंसर क्या हो गया 145 का? डी इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, ग्लोबलाइजेशन ने कैसे भारत को हेल्प किया? सब कुछ आपको थ्योरी पता है। एक्सपोर्ट बढ़ा भारत का, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज देम, बिल्कुल गलत है। ट्रेड को तो बढ़ाया, एक्सपोर्ट को तो बढ़ाया। मेड नो चेंज, बिल्कुल गलत है। बैंड एक्सपोर्ट, बिल्कुल गलत है। ये तो कॉमन सेंस का है, बच्चा भी अगर कॉमन सेंस लगाएगा तो आंसर दे देगा बिना पढ़े कि क्या कोई पॉलिसी लाई होगी उसका फायदा ही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करती है? मैंने ये ऑफिसर्स बैच में पढ़ाया हुआ है। जब मैंने आपको महारत्ना, नवरत्ना, मिनीरत्ना कंपनी पढ़ाई, तो उसमें पावर ग्रिड एक कंपनी है जो भारत सरकार की महारत्ना कंपनी। मैंने ये आपको समझाया कि भाई देखो, दो तरह का, एक पावर जनरेशन कंपनी होती है, जैसे एनटीपीसी थर्मल पावर जनरेशन कंपनी है भारत सरकार की, ये भी महारत्ना है। और दूसरी होती है पावर ट्रांसमिशन करने वाली, भारत सरकार की पावर ट्रांसमिशन करने वाली कंपनी का नाम है पावर ग्रिड। तो 13 आज के टाइम में, इस समय करंटली, चूंकि अपडेट होती रहती है, करंटली इस समय 14 हो चुकी है महारत्ना, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, अलग अलग फील्ड में काम करती है। तो पावर ग्रिड का काम ट्रांसमिशन का है, एनटीपीसी का काम पावर जनरेशन का है। ट्रांसमिशन का पूछा है, देख लो। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मैं बता चुका, ये प्रोडक्शन करती है इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसमिशन नहीं करती है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, महारत्ना कंपनी, आ गया, मिल गया। बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइंस देखी होंगी, इसी की होती है पावर ग्रिड की। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये तो है नहीं, इसका नाम आपने सुना होगा, भेल, ये भी क्या है, एक महारत्ना कंपनी है। हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है भारत सरकार की कंपनी, ये डिफेंस के साथ में मिलकर, डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करती है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये तो है ही नहीं। क्लियर? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर फिजिकल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ 1991? फिजिकल पूछ रहा है,
फिस्कल पॉलिसी का पूछा। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ये तो है नहीं, जुलाई में 2017 में आया, ये लागू हुआ 1 जुलाई 2016 में आया, 1 जुलाई 2017 जीएसटी पूरा पढ़ाया हुआ है। वेल्थ टैक्स को खत्म किया नहीं, ये तो 2016 में खत्म किया। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स बैट जो था एमबैट लाया गया, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल सही बात। एफआरबीएम एक्ट ये तो 2003 में आया, ये भी नहीं था, तो क्या किया गया। और मैंने यही पता है जीएसटी जब आया तो ये जो बैट था, बैट की जगह स्टेट का जो बैट लगता था इसी की जगह क्या आया, जीएसटी आया। और जीएसटी पूरा मैंने आपको पढ़ाया। तो बैट जो था स्टेट का, सेंट्रल एक्साइज टैक्स था, बहुत सारे टैक्स मैंने आपको पढ़ाया, सर्विस टैक्स था, वो सब किस में आ गए, जीएसटी में आ गए। तो ये आंसर हो गया सी। अगला देखिए, which index combine the life expectancy, education, per capita income? आंसर बता दो, बहुत बार पढ़ा लिया, HDI कितनी बार पढ़ा दिया, यूएनडीपी निकालते हैं। देखिए कौन सा लिखा हुआ, गिनी, आंसर क्या हो गया, सी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग कमीशन वाज एपेक्स बॉडी रिस्पांसिबल फॉर 5 ईयर प्लान्स, बिल्कुल पढ़ाया हुआ है मैंने। प्लानिंग कमीशन कब बना, मार्च 1950, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, गुलजारीलाल वाइस चेयरमैन थे पहले। आंसर क्या हो गया, 1900। सब कुछ आपके नोट्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, पढ़ाया हुआ है एग्रीकल्चर में पूरा ग्रीन रिवोल्यूशन, इसका फीचर नहीं था। एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन, फर्टिलाइजर इरिगेशन का और फर्टिलाइजर का जो है यूज बढ़ाना, बिल्कुल सही था। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोग्राम का बढ़ाना, बिल्कुल सही है। तो आंसर 3 सही है, कौन सा नहीं था, आंसर मिल गया, ये नहीं, टारगेट नहीं था वो, बड़ा हो वो अलग बात है। क्वेश्चन पूछा है कौन सी विशेषता नहीं थी, देखो फर्टिलाइजर का यूज बढ़ा, बिल्कुल सही है। मशीनरी का यूज बढ़ा, बिल्कुल सही है। हाई यील्ड वैरायटी सीड उसका प्रोग्राम का नाम था, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी निकलता है कि हमें क्या पता है वो ये आंसर नहीं हो सकता, तो जो नहीं पता है वो आंसर है 4 में से, उल्टा करके भी जा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज बाय इंडियन पॉलिसी इन 1990s, LPG 1990, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देख लीजिए कौन सा है, पहला ही आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्ड एज द व्हील्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, किसी भी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे फिजिकल हो या सोशल हो, जितनी तेजी से बढ़ेगा, बता चुका हूं, उतनी तेजी से इकोनॉमी बढ़ेगी। क्या क्यों कहा जाता है, इट इनेबल्स डिलीवरी ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड एक्सेस, बिल्कुल हो सकता है। इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये कोई बात नहीं हुई। इट हेल्प इन स्टेबलाइजिंग इन्फ्लेशन, ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। इट सपोर्ट्स करेंसी सर्कुलेशन, ये भी कोई मतलब नहीं हुआ। ये डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को, एक्सेस को कनेक्ट, एक्सेस का मतलब कनेक्टिविटी है, रोड, रेलवे, एक्सप्रेसवे, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के द्वारा लोगों का आवागमन। इकोनॉमी को ओवरऑल, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ रहा है कौन निकालता है, आंसर अभी बता दो, कौन निकालता है, यूएन, कितनी बार बता चुका। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मेजर एम इंडिया का 90 एलपीजी, भैया एलपीजी से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना हो सकता है। इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल, बिल्कुल है, गवर्नमेंट कंट्रोल तो इकोनॉमी पे कम करना था। नेशनलाइज ऑल कंपनीज, बिल्कुल गलत है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया गया था, उल्टा लिखा है। लग्जरी गुड्स पे टैक्स को कम करना है, ये कोई इसका कोई फोकस थोड़ी नहीं था। लग्जरी गुड्स पे तो टैक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि लग्जरी गुड्स महंगी चीजें होती हैं। तो आंसर क्या होगा, टू स्टेबलाइज इंडियन इकोनॉमी, और ग्रोथ को बढ़ाना, ग्रोथ को प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्सरी एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है, आपको पता है, टर्सरी एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर होता है, पढ़ाया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इंडस्ट्रियल सेक्टर गलत, हेल्थ सेक्टर, आंसर क्या होगा, हेल्थ सेक्टर किसका पार्ट है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है, वो अलग बात है। लेकिन कहा क्या जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सर्विस सेक्टर, वो अलग बात है। ऑप्शन में हेल्थ सेक्टर देना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या ही कर सकते हो, जिसने जो पेपर बनाया उसे ये पता ही नहीं होगा कि भाई टर्सरी सेक्टर में हेल्थ सेक्टर भी आता है, तो ना दे, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following factors has least contribute to rural distress in India? क्वेश्चन पढ़ना है बहुत ध्यान से, वो कौन से फैक्टर हैं जो सबसे कम योगदान दे रहे हैं भारत में ग्रामीण संकट में। भारत में जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पूछता है, ग्रामीण संकट है,
उसमें सबसे कम योगदान किसका? देखिए, वर्षा पोषित कृषि की घटती उत्पादकता है। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही बात है। इससे किसानों को समस्या है, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो मानसून का जुआ कहा जाता है, उस पर डिपेंडेंट, लो प्रोडक्टिविटी है बिल्कुल। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है, ये भी सही है, ये भी प्रॉब्लम बिल्कुल सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसल पकने के बाद किसान कटाई करके बाद रखेगा कहाँ पे? ये एग्रीकल्चर में मैंने बताया सबसे बड़ी समस्या है किसान की। उसके पास वहां पे स्टोरेज का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसे मजबूरी में आकर तुरंत सामान बेचना पड़ता है, और उस समय सप्लाई ज्यादा होती है, रेट कम होते हैं, सस्ते दामों में बेचना पड़ता है। और व्यापारी वर्ग क्या करता है? उस सस्ते दामों में सप्लाई जो डिमांड का जो गैप है, सप्लाई डिमांड के साइकिल की वजह से सस्ते में खरीद लेता है, और ऑफ सीजन में जाके बेचता है, महंगा बिकता है। ये सब मैंने आपको समझाया। तो ये भी एक फैक्टर है, ये भी फैक्टर। वो कह रहा है सबसे कम योगदान किसका है रूरल इंडिया में? हाई रूरल लिटरेसी लेवल। ठीक है, ये भी रूरल लिटरेसी लेवल कम है, हाई रूरल लिटरेसी लेवल्स, उच्च ग्रामीण साक्षरता स्तर, ये है ही नहीं भाई, ग्रामीण साक्षरता का स्तर कम है। और तीसरा लैंड होल्डिंग्स का विखंडन, तीसरा ये। तो आप देखोगे इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा टिपिकल, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है। देखो, वो कह रहा है रूरल डिस्ट्रेस, मतलब रूरल इकोनॉमी में समस्या क्या है? तो रूरल इकोनॉमी किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। और एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो ये वाली प्रॉब्लम है, लो प्रोडक्टिविटी, वर्षा पे निर्भरता, ये वाली प्रॉब्लम है, और ये वाली प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर से कौन सी प्रॉब्लम नहीं जुड़ती है? ये, और ये उल्टा भी लिखा है, तो आंसर क्या होगा? सी। तो थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है, अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ोगे तो आपको समझ में। चलिए, तो ये 157 क्वेश्चन हमने इसमें किए। आप देखोगे कुछ करंट के क्वेश्चन आप मैच करके देख लेना, और ऑफिसर्स बैच से जुड़े हुए बच्चे जो हैं वो, उसमें मैंने बहुत डीपली पढ़ाया इकोनॉमिक्स का, उनका एक भी क्वेश्चन गारंटी है बाहर नहीं गया है। और आपका भी जो क्रैश कोर्स वाली हमारी वीडियो 6 घंटे की लगभग पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देखोगे तो आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के 4, 6, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के अलावा हर क्वेश्चन उन नोट से मिल जाएगा। क्लियर? तो ये आप देखोगे, ये प्रूवन है, ये आपको बाई जो है मैंने प्रूफ के साथ आपको यहां पे दिखाया है कि मेरी वीडियो से, ये आरआरबी एनटीपीसी का है, जिसमें मोर देन, अगर मैं आइडिया लगाऊं तो मोर देन 140 क्वेश्चन जो है हमारे नोट से, और ये आपके पास पड़ा हुआ है सबूत के तौर पे, 1 साल पहले की वीडियो है। क्लियर है? तो हमारा एसएससी एग्जाम्स के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ, स्टेनो, DSSB के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए ये ऑफिसर्स बैच है। वनडे एग्जाम्स के लिए सारे आप जुड़ सकते हो, जिसमें मैथ्स, जीएस, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सारा कुछ अवेलेबल है। जिसमें जीएस, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मेरे साथ पढ़ सकते हो। यहाँ पे 2 टीचर मिलेंगे, शिवम सर से भी पढ़ सकते हो, मेरे साथ भी पढ़ सकते हो। बाकी टीचर्स यहाँ पे हैं, शुभम सर के साथ आप मैथ पढ़ सकते हो, कंप्यूटर भी इसमें मिलेगा। मैथ्स स्पेशल शुभम सर के साथ द्रोणाचार्य बैच से आप जुड़ सकते हो। एसएससी का स्पेशल बैच, सारे वनडे एग्जाम्स का स्पेशल बैच, जीए का, जनरल अवेयरनेस का, जीएस का स्पेशल बैच है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से जुड़ सकते हो। बाकी यहाँ पे 2 टीचर मिलेंगे, शिवम सर भी पढ़ा रहे हैं आपको पॉलिटी, ठीक है, उनके साथ भी क्लासेस ले सकते हो। आपके पास ऑप्शन होगा जिसके साथ पढ़ना चाहो पढ़ सकते, है ना। तो ये सारा जीएस का बैच है, इससे भी आप जुड़ सकते हो। तो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपना फीडबैक, अपना कमेंट देना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।